AAPC गूगल पे सर्च करेंगे। ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो देखो इन्होंने सबसे आखिरी में दी है, पर मैं इस चीज़ को सबसे पहले डाल दूंगा। तो जिस वीडियो का आप लोगों को इंतजार था, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था कि मेडिकल कोडिंग क्या जॉब होती है, आज वो वीडियो आपके सामने आने वाला है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। माई सेल्फ देवेंद्र प्रताप सिंह एंड आई एम अ ड्रग्स इंस्पेक्टर एंड मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम उस वीडियो को फाइनली बनाने जा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का अवसर है, बहुत पावन एक ओकेजन है। ये आपको आउटफिट ऐसा लग रहा होगा कि ये सर आज क्या पहने हैं, पीला सा कुर्ता पहन के। तो आज एक्चुअली यहाँ पर पूजा वूजा कराई गई थी, भंडारा रखा था। तो उसके बाद मैंने सोचा दोस्त आया हुआ है और काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा भी था कि ये जॉब क्या होता है, इसका प्रोफाइल क्या होता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, किस तरह से जाया जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के। तो आज ये वीडियो हम फाइनली बनाने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इससे जॉब से रिलेटेड जितना भी पार्ट है, जो भी इसमें चीज़ें आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जॉब से रिलेटेड, मैं कोशिश करूँगा उन सबको कवर करने की। और मैं अब आपको मिलाना चाहूँगा अपने कॉलेज वाले दोस्त के साथ। इसका नाम है भूपेश कुमार वर्मा एंड ही इज़ अ मेडिकल कोडर। और ये सिर्फ कोडर नहीं रहा है, ये शायद अब टीम लीडर भी बन चुका है। तो अब आपको मैं अगला जो आवाज़ होगी वो इसकी होगी। तो भूपेश, मेरी ऑडियंस का आपका स्वागत करती है। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने घर में। हाँ चलो। सो हाय एवरीवन गाइस। तो आई एम बेसिकली फ्रॉम इन मेडिकल कोडिंग फील्ड। तो मेडिकल कोडिंग फील्ड में जैसे, अरे एक सेकेंड, आप पहले मेडिकल कोडिंग के बारे में बताते रहेंगे। मैं आपको पहले बेसिक से शुरू करता हूँ कि भूपेश ने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है, अपनी मास्टर्स कहाँ से की है। एक्चुअली ये मास्टर्स में मेरे साथ पढ़ा हुआ है। ही इज़ माई क्लासमेट इन माई मास्टर्स। हम दोनों ने फार्मास्यूटिक्स से किया हुआ है, तो हम दोनों एक क्लासमेट हैं। हमने फार्मास्यूटिक्स साथ में किया हुआ है। तो मैं बेसिक से शुरुआत करता हूँ कि इसने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, फिर मास्टर्स किया, उसके बाद फिर कैसे कैसे आप, इसकी लाइफ भी थोड़ा स्ट्रगल से भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि आज ये बैठा हुआ है इतनी अच्छी सैलरी पा रहा है, तो ये शुरू से इतनी सैलरी पा रहा था। थोड़ा जो लाइफ का स्ट्रगल फेस था वो भी मैं इसका शेयर करूंगा, क्योंकि आपको पता ही है कि फार्मेसी में कितना जॉब से रिलेटेड काफ़ी सारी वो रहती हैं कि एम्बिग्यूटीज़ रहती हैं, स्कोप नहीं है इतना, सैलरीज इतनी अच्छी ऑफर नहीं की जाती। तो उस फ्रस्ट्रेशन का इसने भी हिस्सा अपनी लाइफ के साथ जिया है। तो वो पार्ट भी मैं ऐसा शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ अच्छी अच्छी बताने वाला हूं। तो जो चीज़ प्रैक्टिकल है, जो चीज़ आप फेस करते हैं और ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं, और उससे ओवरकम कैसे करना है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जर्नी की, इसकी जर्नी शुरू में थोड़ा टफ कैसे रही, किस तरीके से वो नहीं उस चीज़ को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाया, वो पार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो भूपेश, पहले आप शुरुआत कीजिए अपने कॉलेज से कि आपने बी फार्म कहाँ से किया और एम फार्म कहाँ से किया। तो सर बी फॉर्म मैंने सर नहीं, भैंस की टांग, व्हाट सर बे, यहाँ सर्वर कुछ नहीं है भाई, ये भाई बिंदास बात करो भाई। हाँ। तो मैंने अपनी बी फॉर्म, जो मेरी बी फॉर्म बैचलर इन फार्मेसी बोलते हैं, तो मैंने जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से की थी। ओके। तो उसमें 4 ईयर का कोर्स होता है जो, ठीक है। तो उसके बाद हम जैसे 4 ईयर का कोर्स कंप्लीट होता है तो हम सोचते हैं कि बी फार्म करने के बाद बहुत अच्छा स्कोप हो जाएगा फार्मेसी के अंदर। बट जब हम जाते हैं तो 3rd ईयर और 4th ईयर तक हमें पता लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। आपको मैं इंटरप्ट करूंगा, फार्मेसी से पहले क्या आपने मेडिकल की भी तैयारी की थी? हाँ, मेडिकल की तैयारी जैसे हम 12th में 11th में हम ले लेते हैं, बायो ले लेते हैं। तो सभी ये सोचते हैं पेरेंट्स की डॉक्टर बनेगा, MBBS बनेगा। तो आपको पता ही है MBBS के लिए कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है। पढ़ाई ऑलमोस्ट आज की डेट में 5th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। तो हमने भी स्टार्ट की थी, बट बाय लक और बाय चांस हमारा नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हम जब से फार्मेसी में आते हैं तो वहाँ फर्स्ट ईयर में पहला क्वेश्चन क्या होता है कि आपका MBBS में नहीं हुआ इसलिए आए आप। तो सेम क्वेश्चन आंसर भी सही है कि हाँ इसलिए आए हैं। बट फार्मेसी का क्या है, जैसे इनको पता होगा देवेंद्र को कि फार्मेसी का क्या है स्कोप है, बताया भी होगा। तो मेन फार्मेसी का स्कोप काफ़ी है, बट इंडिया में काफ़ी सारी रेगुलेशन है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बिल्कुल। तो बी फार्म मैंने जामिया हमदर्द से किया। उसके बाद फिर जब पता लगा कि बी फार्म से कुछ नहीं होता, तो फिर मास्टर्स के लिए हमारे उस टाइम गेट था। उस टाइम गेट था, उस टाइम जीपैट नहीं था। गेट था जो आज की डेट में एमटेक के लिए भी यूज होता है, यूज करते हैं। तो हमारा उस टाइम फार्मेसी गेट था, तो मैंने गेट क्वालिफाइड किया। 3rd ईयर में गेट क्वालिफाइड किया, फिर दोबारा 4th ईयर में था, 4th ईयर में गेट क्वालिफाइड किया जामिया यूनिवर्सिटी। 96,000 रुपया स्कॉलरशिप भी मिला, चकाचक। तो उसके बाद फिर जब अब सिंपल है कि आप लगा कि गेट क्वालिफाइड हो गए, बट उसके बाद भी अलग अलग कॉलेज होते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए इतना स्ट्रगल होता है। अलग अलग गेट क्वालिफाइड बंदे होते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। तो वहाँ पे फिर फार्मेसी के हमें कट ऑफ होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर एट लास्ट मेरे को राजी एकेडमी जो मथुरा है वहाँ पर एडमिशन मिला मेरे को इन फार्मास्यूटिक्स, जो इनकी हाईएस्ट ब्रांच होती है, सबसे टॉप ब्रांच होती है फार्मास्यूटिक्स।
उसमें एम फॉर्म किया मैंने देवेंद्र के साथ में ही। तो हमने वहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 साल कंप्लीट हुआ हमारा। 2.5 साल इन द सेंस जैसे कि 2 साल का पता होगा कि 2 साल लगते हैं, बट वहाँ पे कुछ हमारा जो वाइवा के अंदर और थीसिस के अंदर टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया था, तो 2.5 साल हो गया था। उसके बाद क्या कहते हैं कि सबको जॉब सर्च करनी होती है, जॉब सर्च करनी होती है, और इतना ईजी नहीं है फार्मेसी के अंदर की जॉब सर्च करो और एकदम से आपको कि 50 लाख हजार का पैकेज मिल गया या लाखों का पैकेज मिल गया। ये हमें सपने लगते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं, चैनल देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ इतना इतना कमा रहे हैं, बट रियल फैक्ट में जो फार्मेसी फील्ड से स्टूडेंट होते हैं उन्हें पता लगता है कि क्या स्कोप है, कितना स्ट्रगल करना है आगे, और आपको इस फील्ड में रहना है या दूसरी फील्ड में जाना चाहिए। तो एम फॉर्म के बाद में क्या होता है कि स्ट्रगल, जैसे अब हम इंडस्ट्री में जाते हैं, R&D के अंदर जाते हैं या प्रोडक्शन फील्ड के अंदर जाते हैं, या फिर जो अलग अलग फील्ड्स होती हैं या फिर अलग होती हैं जिसको जॉब नहीं मिल पाती, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, भागते हैं एकेडमिक की तरफ को, बिल्कुल, कि इजीली जॉब मिल जाएगी अगर कुछ नहीं मिल रहा तो। बट एकेडमिक का भी आपको पता ही होगा कि कितना स्कोप है, कैसा है। तो अब जैसे सर्च कर रहे हैं, जॉब सर्च करी मैंने, काफ़ी सर्च करी थी, और बेसिकली बदी के अंदर जो होती हैं जॉब्स वहाँ होती हैं R&D के अंदर। और दूसरा है, देखो आपको अगर जॉब सर्च करनी है और आपको फील्ड में जाना है, हर जगह ये हो चुका है आपका बैकअप भी होना चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए आपको, तो मिल पाती है जॉब। नहीं तो बहुत स्ट्रगल रहता है जॉब करने के लिए, और आपके अंदर क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए उस लेवल की। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि इजीली हो गया है, ठीक है, क्वालिफिकेशन आपके अंदर होती है। अगर कोई एम फॉर्म कर रहा है, गेट क्वालिफाइड, और आजकल जो हम उससे कहते हैं GPAT कहते हैं उसके एग्जाम को, तो गेट क्वालिफाइड और GPAT करके जो आ रहा है तो क्वालिफाइड तो है बिल्कुल, बट स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। तो जॉब सर्च करी मैंने, काफ़ी टाइम हुआ, बद्दी की तरफ गया, देखा वहाँ का, तो उस टाइम मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, एज ए एम फॉर्म स्टूडेंट मास्टर्स इन फार्मेसी, उसको 7 से 8 हज़ार रुपये दे रहे हैं वो वहाँ पे। दैट इज द एक्चुअल हार्श रियलिटी फॉर यू गाइज, कि लगता है कि हमने मास्टर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, एंड वील गेट अ वेरी गुड पैकेज, वील गेट अ वेरी गुड सैलरी। देखिए आप एमफार्म करने के बाद भी इन इनिशियल लेवल लोग बद्दी जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, बट दे आर ऑफरिंग 7,000 8,000 रुपीज़। तो दिस इज़ वेरी डिवास्टेटिंग, और ये बहुत ज़्यादा दुखता है जब हम एक्चुअल फील्ड में निकलते हैं, एक्चुअली एक जॉब के लिए अपनी ये सारी पढ़ाई करने के बाद। और ये सारे कोर्सेज भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब सस्ते कोर्सेज हैं, द फीस इज़ टू हाई, नॉर्मल बंदा इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। 1.5 लाख रुपया फीस जाती है आपकी पर ईयर। और चलो लकीली हम GPAT गेट क्वालिफाइड थे, तो हमें 96,000 सैलरी आपका स्टाइफंड मिल जाता था। अब जो GPAT का स्टाइफंड है आई गेस वो ज़्यादा हो चुका है, तो इट्स वेरी गुड कि इस तरीके की एक कोई पॉलिसी है जिसकी वजह से लोग अच्छा अगर स्कोर करते हैं तो उनको एक स्कॉलरशिप नाम की एक चीज़ मिल जाती है। तो अगर वो अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं भी करते अपनी मास्टर्स, तो वो स्कॉलरशिप के सहारे उनकी फीस निकल जाती है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गुड थिंग। और पर मैं आपको बस यही एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि हाउ टफ इज़ द लाइफ। एमफार्म करी, 8-7 हज़ार रुपये ऑफर कर रहे हैं वो आपको जॉब के अंदर। तो आप आगे अब बताइए कि तो जब बद्दी में सर्च करी, जॉब करी, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे एमफार्म के साथ के, उन्होंने जॉब पहले से कर रहे थे, कुछ महीने पहले से कर रहे थे, बट मैं नहीं ट्राई किया था क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था। तो दिल्ली में आपको पता है कल्चर थोड़ा सा ऐसा है कि रिलैक्स रहते हैं जॉब के, एकदम से हमें जॉब नहीं चाहिए होती है, तो थोड़ा रिलैक्स। क्योंकि बाप जब अगर आपका क्या कहते हैं DDA में या किसी अच्छे डिपार्टमेंट में इंजीनियर होता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं चाहिए जॉब। ऐसा लगता है, हाँ बिल्कुल सही बात है कि ऐसा लगता है कि क्या जरूरत पड़ रही है हमको, और जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे, तो हमें भी ऐसी जॉब मिलनी चाहिए, और एक्सपेक्टेशन होती भी है, घर वालों की भी होती है, हमारी भी होती है, बट रियलिटी हमें पता लगता है कि क्या है एग्जैक्टली जब हम फील्ड में आते हैं। तो वहाँ पे सर्च की, काफ़ी जॉब सर्च करी, तो ये ऑफर दे रहे थे, तो वापस मैंने अपने घर में फ़ोन वोन करा इस चीज़ के लिए कि ऐसे उन्होंने कहा कि 7-8 हज़ार, इससे ज़्यादा तो 10-12 हज़ार रुपये उस टाइम पर तो हमसे ले लेगा, तो क्या करेगा जॉब वहाँ पर। तो क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हम ठीक तरीके से रहे नहीं, तो अगर ठीक ठाक कंडीशन में अगर आपको रहना है वहाँ पे, तो ठीक ठाक से रहना है। अब अगर कहीं बाहर जाके किसी भी सिटी में आप नॉर्मल से नॉर्मल रेंट पे भी अगर एक रूम का कुछ लेंगे, तो 3-4 हज़ार आप उसके लिए भी पे करेंगे, 3-4 हज़ार रुपये आपका खाने के ऊपर भी लग जाएगा। तो आई गेस 7 से 8 हज़ार में आपका कुछ होने नहीं वाला अगर आप घर से बाहर रहने वाले हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है कोई नहीं, तो ये ऐसा कर यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद फिर मैं अपने दिल्ली वापस आ गया था। उसके बाद मैंने अपनी फिर तैयारी की थी, SSC के लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि मैंने आपको जैसा शेयर किया, SSC के लिए प्रिपरेशन काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। और दूसरा ऐसा लगता है जैसे कि हम बायो स्टूडेंट हैं और फार्मेसी से, तो जो SSC में सब्जेक्ट्स आते हैं हमें बहुत डिफिकल्ट लगते हैं उस पीरियड टाइम में। ऐसा लगता है कि मतलब कुछ नया सा आ गया, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, मतलब सारे कंबाइंड एकदम से पढ़ के,
और आपने वो चीज़ें कई साल पहले छोड़ चुके हो, तो एकदम ऐसा लगता है कि आगे क्या करें, या पीछे जाएं या आगे जाएं, समझ नहीं आता। तो एसएससी की तैयारी स्टार्ट करी मैंने, मेरा हो भी गया था, फर्स्ट ईयर में हो गया था, बट सेकंड ईयर में कुछ कंडीशन की वजह से रह गया, तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, तो मेरा एसएससी नहीं हो पाया था। नेक्स्ट ईयर भी ट्राई किया मैंने एसएससी के लिए, बट वो एक बार क्या होता है कि रिदम छूट जाती है तो बहुत मुश्किल हो पाती है। मैं एक्चुअली अपनी ऑडियंस को भी ये चीज गाइड करता हूँ कि हाँ, आप ये मत सोचिए कि आप फार्मेसी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ फार्मेसी करनी है और फार्मेसी से रिलेटेड जॉब चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फोकस्ड हो तो आप सारे एक्सपेक्ट को कवर करो। एसएससी में अगर आपको घुसना है तो आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम से 1-1 घंटा निकालने की आदत डालो। और हम क्योंकि ये चीज बहुत अवॉइड करते हैं कि अपनी जब ग्रेजुएशन हम कर रहे होते हैं तो हम फार्मा में इतने डूब जाते हैं कि हम बाकी की कोई चीज देखते ही नहीं है। वी आर नॉट इवन बॉदर अबाउट टू स्टडी जनरल साइंसेज, जनरल स्टडीज, जीके, न्यूज, हम कुछ भी अपने दिमाग में डालते ही नहीं है कि हमें ये सब भी पढ़ना चाहिए। अगर हम अपने रूटीन में अपने जब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं अगर 1 घंटा भी अगर इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करें कि हल्का रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान दें, हल्का इंग्लिश के ऊपर फोकस करें और हल्का ये जीके और जनरल स्टडीज़ पे हल्का हल्का फोकस करें, बहुत ज़्यादा नहीं। आप नॉर्मल कोई मैगजीन आती है, आप इन शॉर्ट इन जनरल न्यूज़पेपर भी अगर आप पढ़ दें, अगर आप उसकी भी हैबिट डाल लें, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जब आप अपनी ग्रेजुएशन करके आप हटेंगे और उस टाइम अगर आप एसएससी के एग्जाम में अपीयर होंगे तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप टॉप लेवल के जो एसएससी के पोस्ट होते हैं, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, ये नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आप उससे जो नीचे के आपके जितने भी पोस्ट हैं आप उसके लिए तो बड़े आराम से निकाल लोगे एग्जाम। बट देवेंद्र, एक चीज़ है इसमें, जैसे आपने बोला है कि हम ये कर सकते हैं, 1 घंटा निकाल सकते हैं, हमें आज की डेट में इतना ईजी लग रहा है कहना, बट उस स्टेज में जाके देखो स्टूडेंट के सामने कि उनका कोर्स, उनके एग्जाम, उनके प्रैक्टिकल, तो वहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं कॉलेज में जब था तो मेरे पास टाइम ही टाइम होता था। एग्जाम के टाइम पर मैं पढ़ना बंद कर देता था। हम आधा 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपकी कोई एडिशनल हॉबी है जिसको आप अलग से इनकॉर्पोरेट करते हो तो मैं कह सकता हूँ आप शायद टाइम ना निकाल पाओ, लेकिन एज अ नॉर्मल ह्यूमन अपने लिए 1 घंटा अपने बेटरमेंट के लिए निकाल सकता है। लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो चुकी है, अगर नहीं निकाला तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। जो मैंने अभी बोले ये चीजें कि हमें नहीं निकाल सकते, ये थॉट्स हैं हमारे, एज ए इन्फॉर्म कर रहे हैं, बट हम अगर सोचें उसके बियॉन्ड सोचें ना तो टाइम निकल सकता है। क्योंकि ये चीज आपके अंदर तभी आएगी, आपको ये समझ में आ जाना सोचना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने कोई ग्रेजुएशन कर ली है या मास्टर्स कर लिया, उसके बाद आप 15,000 10,000 की जॉब करने के लिए रेडी हैं, या आप अपना नॉलेज और अपने स्किल्स को आप न्यूट्रल करना चाहते हैं, अगर उसको आप और एनरिच करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। वी हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। तो फिर जैसे आपने एसएससी की 2 बार तैयारी की, वहां एग्जाम नहीं निकला, फिर आपने क्या सोचा? फिर उसके बाद जैसे आपको पता ही होगा काफी टाइम पीरियड बीत चुका होता है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे तो बी फॉर्म के बाद ही उन्होंने मार्केटिंग जो होती है बेसिक फार्मेसी के अंदर, वो उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, तो कुछ टाइम पीरियड तक काफी अच्छे लेवल पे पहुंच चुके थे मार्केटिंग के अंदर। तो मैंने उनसे फिर कॉन्टैक्ट स्टार्ट किए कि ठीक है कोई बात नहीं भाई, मुझे अब मार्केटिंग में ही जाना है, मेरे को कैसे करके मार्केटिंग में भेजे। मैंने कई बार इंटरव्यू भी दिए मार्केटिंग के, तो वहाँ पर क्या होता है क्वेश्चन, आप सोचोगे कि ठीक है मार्केटिंग कर लेंगे, सेम मेरा भी यही था कि मैं मार्केटिंग कर लूँ, कोई बात नहीं। वहाँ जाके होता है कि हम जब दिखाते हैं कि M.Pharm सर आप तो इसके लिए ओवर क्वालिफाइड हो, बताओ तो वहाँ पर वो जॉब नहीं मिलती है आपको इजीली, आपको मार्केटिंग की जॉब भी नहीं मिलेगी। अब वहाँ कहेंगे आपको सर इतनी हम सैलरी दे नहीं पाएंगे, आप ओवर क्वालिफाइड हो। मैंने कहा सर ठीक है, आप M.Pharm के बेसिस पे मत दीजिए, आप B.Pharm के बेसिस पे दीजिए। तो उनके अलग अलग बहाने होते हैं, कई चीज़ों के बहाने होते हैं, मतलब नहीं देनी होती है उनको एक तरीके से, ये होता है। तो वहाँ पे भी स्ट्रगल करना पड़ता है, ये नहीं कि इजीली वो मिल जाएगी। तो वो भी छूट गया मेरा। फिर मुझे देवेंद्र ने भी बताया था कि एक मेडिकल कोडिंग फील्ड होती है कुछ, तो मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, पूछता हूँ कि बिल्कुल नॉलेज नहीं थी मेडिकल कोडिंग क्या होती है हमें। मुझे बस एक ब्रीफ पता था कि ऐसा कुछ होता है, एक्चुअल में क्या होता है वो इतना नॉलेज नहीं थी मुझे, लेकिन मेरे 1-2 लोग थे जो इस इंडस्ट्री में थे और आज की डेट में वो बहुत टॉप लेवल पर हैं, और वो यहाँ नहीं है इंडिया में, वो बाहर हैं यूएस में, और दे आर एट द फाइनेस्ट स्टेज। तो वो यहाँ है नहीं तो मैं उनको एड्रेस नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरा वो दोस्त है जिसको मैंने ये बोला था और उसने वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया और उस चीज़ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं। तो अब वो जर्नी अब स्टार्ट होती है। तो फिर मेडिकल कोडिंग के बारे में सर्च करने स्टार्ट करी कि मेडिकल कोडिंग होती क्या एग्जैक्टली, क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्या उसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट के बाद में कैसे हम एंट्री कर सकते हैं कोडिंग की फील्ड के अंदर, क्योंकि नॉलेज होती नहीं सबको क्या होता है। तो मेडिकल कोडिंग के बारे में पता लगा, तो फिर वहाँ मेरा स्टार्ट जर्नी हुई 2015 से। 2015 में मैंने E4E कंपनी थी नोएडा के अंदर, तो वहाँ पे स्टार्ट की अपनी मेडिकल कोडिंग। तो अब आप सोचते हो कि मेडिकल कोडिंग ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छी हो गई है, तो आप ऐसा नहीं कि मेडिकल कोडिंग हो गई है सब कुछ हो गया है। वहाँ पर भी उस टाइम मेरे को 14,500-15,000 स्टार्ट हुई थी। ओके।
ठीक है, बट एक बेनिफिट ये था कि मैं दिल्ली में था और नोएडा मेरे घर के पास था, तो मेरे को इजी था, तो मेरे ऑलमोस्ट सेविंग होते थे पैसे। और कोई जैसे दूर से आ रहा है तो 14-15 हज़ार कुछ नहीं होता उसका, रेंट पे सब कुछ खत्म हो जाता है। बट हाँ, एक स्टार्ट करना ही था उस स्टेज पे आके कि आपको करना ही करना है। अब कुछ ये नहीं है कि अब कुछ नहीं कर पाओगे तो कुछ होगा नहीं। अगर आप स्टेप नहीं उठाओगे किसी फील्ड में, आप फार्मेसी की फील्ड में सोचोगे फार्मेसी में करना है, ऐसा नहीं होता, आप कुछ ना कुछ करो। तो मैंने मेडिकल कोडिंग स्टार्ट किया, तो वहाँ पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और मेडिकल कोडिंग में क्या होता है हमें कुछ पता नहीं था, तो वहाँ पे उनका रिटन एग्ज़ाम हुआ और जो अलग अलग उनकी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उनके अकॉर्डिंग हम हो गए थे। हाँ, इन जर्नल ओपिनियन अगर ऑडियंस ये जानना चाहे कि मेडिकल कोडर कौन बन सकता है, तो उनकी प्रिलिमिनरी या कह लीजिए कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस तरीके के कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन उनकी डिमांड होती है, नॉर्मल ग्रेजुएशन, टेक्निकल ग्रेजुएशन, वो बेसिकली चाहते हैं कि हमारे यहाँ किस लोगों को वो रिक्रूट करें। तो मेडिकल कोडिंग फील्ड में उस टाइम तो हमें नॉलेज नहीं थी, तो हमें जैसे लगता था मेडिकल कोडिंग मींस मेडिकल बैकग्राउंड से ही आना चाहिए। तो ऐसा फील्ड है, तो हमें बेनिफिट है, मेडिकल बैकग्राउंड वालों को बेनिफिट होता है इस चीज़ का, काफ़ी होता है इस फील्ड के अंदर। बट ऐसा नहीं है, हमारी फील्ड के अंदर क्या है, बीकॉम वाले भी हैं, बीए वाले भी लोग हैं। तो मेडिकल कोडिंग में क्या होता है, एक सीपीसी एग्ज़ाम होता है, इससे कि हम जो कोडिंग के लिए जो एपीसी होती है अमेरिकन की करवाती है, हमें एग्ज़ाम कराती है, कंडक्ट कराती है, तो वो लेती हैं एग्ज़ाम। तो सीपीसी सर्टिफाइड एक वो होता है हमारा प्रोग्राम, वो अगर वो आपका सर्टिफिकेशन हो गया उसके बाद हम मेडिकल कोडिंग फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं। ओके, तो मतलब अगर आपको उस इंडस्ट्री में एंटर होना है, हाँ, अपार्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड व्हाटएवर, आपको ये जो सीपीसी का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, ये आपको बिना इसको क्वालिफाई करे यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो कुछ कंपनी आज भी ऐसी हैं जैसे कि आपको सीपीसी नहीं चाहिए, तो कुछ मतलब छोटी कंपनीज होती हैं, लाइक स्टार्टअप टाइप का हो गया, या कोई स्टार्ट किया कोडिंग में स्टार्ट किया, तो वहाँ पे क्या होता है कि विदाउट सीपीसी भी ले लेते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो वो उनका लक है, जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका लक है कि उनको अगर वो मिल गया विदाउट सीपीसी, तो थोड़ा एक्सपोजर मिल जाता है कि आपको इस फील्ड में जाना है नहीं जाना आगे कोडिंग के अंदर। तो वो एक्सपोजर मुझे ही मिला था क्योंकि मैं नॉन सीपीसी था उस टाइम, तो E4E में मेरे को मिल गया कोडिंग के अंदर। कोडिंग में क्या होता है, फिर आप पहुंचने के बाद को आपको पता लगता है कि कोडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। तो आपको बेसिकली आपको सीपीसी करना ही पड़ेगा। तो आज की डेट में क्या है, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप के खुल चुके हैं कोडिंग के, कि वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिलवाते हैं, वो पूरा कि कोडिंग क्या होती है सारा उसका आपका बताते हैं, स्टार्टिंग बेसिक्स से एंड तक बताते हैं, स्ट्रक्चर पूरा एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइम पीरियड, मतलब आपको पूरा प्रैक्टिस करा देंगे उस चीज के लिए। तो कोचिंग खुल चुकी है आजकल। तो आपने अपने सीपीसी को क्वालिफाई करने के लिए कोई कोचिंग से कोई आपने लिया था कोई? हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरी एंट्री हुई थी E4E के अंदर हुई है, तो वहाँ पे मेरा सीपीसी नहीं था। तो वहाँ पर जैसे मैंने एंट्री की थी, अब ENM होता है वहाँ पे। अब हमें तो पता नहीं था क्या होता है ENM, जब कोई पूछेगा ENM क्या होता है हमें भी नहीं पता था। तो कोडिंग में अलग अलग टाइप की कोडिंग होती हैं, रेडियोलॉजी और आपकी जैसे सर्जरी होती हैं, कार्डियो से रिलेटेड ये सर्जरी होती हैं, इनकी कोडिंग होती है। ऐसी एक होता है ENM होता है, इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट कहते हैं उसको, जो मतलब कोडिंग की फील्ड में टॉप में आते हैं ये चीज़ें। तो बाय लक मुझे ENM में कोडिंग में मिल गया चांसेस, और मैंने स्टार्ट किया अपना वर्क, जो मुझे ट्रेनिंग दी गई थी कंपनी के थ्रू, जैसे जैसे बताया गया, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो उसी E4E कंपनी के अंदर ही मैंने चीज़ें सीखी कि कोडिंग एग्जैक्टली क्या होता है, काम सीखा, तो वहीं से मुझे काफ़ी नॉलेज हो गई। तो मैंने सीपीसी की कहीं से कोचिंग नहीं ली थी, मैंने खुद ही अपना एग्जाम या यूज करके लोगों से पूछ के अपने गाइड, क्योंकि हम एक्चुअली क्या मेडिकल फील्ड से हैं। तो उसके अंदर जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं वो हमारा पैकअप हो गया पूरा। इतना लेवल का हमने कर लिया कि इजीली हो जाएगा हमारा। बचा हुआ क्या कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग में अलग अलग पार्ट्स आते हैं। अब जब आप AAPC की साइट खोलोगे तो वहाँ पे पूरा आएगा कोडिंग के बारे में कि कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट होते हैं, कितना कितना पार्ट होता है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैंने चेक किया उसके अंदर की APC के अंदर साइट खोलकर, तो वहाँ से नॉलेज हुई। और कुछ जैसे कंपनी में हमारे से सीनियर थे, तो उनसे भी नॉलेज ली कि कैसे काम होता है, आगे CPC क्या होता है, कहाँ से करोगे आप, कितनी फीस होती है, ये सारा कुछ नॉलेज उनसे भी ली हमने कंपनी के अंदर। तब मैंने CPC का एग्ज़ाम अपने आप देखा कि हाँ, CPC के क्या था, मेरे एक फ्रेंड थे, मतलब हमारे सीनियर थे, तो सर्जरी कोडिंग करते थे वो 5 साल से सर्जरी कोडिंग। तो मैंने क्या किया कि सैटरडे संडे जाके उनके यहाँ पे स्टार्ट किया, सर मुझे थोड़ा बहुत बता दिया करो आप।
तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी, मतलब काफ़ी अच्छे कोडर थे। जैसे अब लक होता है ये तो कि आप कोचिंग करने पे पैसे लगा रहे हो, तो बट मेरा पैसा नहीं लग पाया, और दूसरा मेडिकल तो बैकग्राउंड ये से जो था। कोचिंग आप बता रहे हैं कि लोग को कई सारे कोचिंग सेंटर हैं, कोचिंग भी कराते हैं, तो ये कोचिंग का फीस क्या होता है एक्चुअली? तो जैसे अब आप कोई अब एम फार्म हो, बी फार्म हो, या किसी फील्ड से ग्रेजुएशन हो, ठीक है, देखो आपको अगर मेडिकल कोडिंग में अगर आपको आगे तक पकड़ चाहिए, आपको अगर बहुत स्ट्रॉन्ग जाना है, आगे ऊपर तक जाना है, काफ़ी आगे तक जाना है, तो बेसिकली आपको मेडिकल नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो आप एक पीरियड में रुक जाओगे, एक पीरियड पर आप रुक ही जाएंगे, रुक नहीं जाओगे। दूसरा बात है कि जब आपका यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, आप वो भी चीज़ों बात को समझ है, भी थोड़ा नहीं सा पाओगे। आप क्या होता है कि मेडिकल स्टूडेंट हम थोड़ा जो अब सुन रहे होंगे कि ऐसा लगता है कि नहीं हम वो बायस नेचर के हैं कि मेडिकल स्टूडेंट बहुत सुपीरियर होते हैं या बीए कॉम वाले कम होते हैं। ऐसा होता नहीं है, हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ाई करते 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 थोड़ा ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये आपको मेडिकल का बैकग्राउंड से तो आपको काफ़ी बेनिफिट फ्यूचर में करेगा। तो उससे क्या एनाटॉमी और इजीली ग्रैब कर पाओगे आप इन चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल में क्या आप पेशेंट्स की हिस्ट्री, पूरा फाइल, ये सब कुछ चेक करो, तो आप जल्दी इजीली ग्रैब करोगे एज ए कम्पेयर टू बी कॉम बी ए स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे हमें बेनिफिट मिलता है। तो जो आप बता रहे हैं सीपीसी होता है, सीपीसी के एग्ज़ाम होता है, तो इसकी जो टोटल फीस होती है अब डॉलर में कन्वर्ट करके जो आजकल चल रही होगी 47-48,000 पड़ती है इसकी फीस की ये। और जैसे कोचिंग बता रहा हूँ तो ये ऐड करके, और वो जो अपना ऐड करते हैं उसमें मटेरियल लेते हैं कुछ, तो टोटल और एवरेज 1 लाख बैठ जाता है किसी का, अगर कोई कोचिंग करता है। कोचिंग करता है मतलब ये एक्चुअली ये सीपीसी एग्जाम को अप्लाई करने की फीस है, ये फीस है सिर्फ आपका, मतलब कि नॉलेज हो गया आपका, आप देने लायक हो गए हो। दिस इज नॉट अ कोचिंग फीस, ये आपकी एप्लीकेशन फीस है। एप्लीकेशन फीस इंक्लूडिंग कोचिंग, बोथ इंक्लूडिंग कोचिंग 47,000। नो 1 लाख, 1 लाख के 1 lakh, it's 47,000 is about the fees for paper exam. Okay, 47,000 is the fees for the exam, and a part of the 47,000 in wholesome amount of 1 lakh, rest of the fees is for your It coaching depends fees. upon the coaching institute, what Okay. type they give you structure. Okay, जब आप जिस कोचिंग से ले रहे हैं वही आपका अप्लाई करवाते हैं एक्चुअली। Yeah, Okay. सेम है, मतलब आपका 47,000 जो कन्वर्ट करके, मतलब ऐसा एग्जैक्टली नहीं बता And what if a candidate will not qualify in his first attempt then? वही चीज बताना चाह रहा था कि तो जैसे ये आपने फीस स्ट्रक्चर पता लगा दिया कि आप कन्वर्ट करके ऑलमोस्ट इतना जो आज बैठ रहा होगा, Okay. 47,000 मतलब एग्जाम ये फीस है। roughly if this fees is in a US dollar, I guess the fees is around 83 रुपीस का आज की डेट में डॉलर है, तो आप लगा सकते हैं कि ये कितना बनता है, करीब 1200 डॉलर के करीब करीब ये फीस बनती है आपकी। या ठीक। वो आपको एपीसी साइट पे चेक हो जाएगा, वो कितना ऑनलाइन चेक सब हो जाता जाएगा, है। ठीक है, ये होता है। तो अब हमने एग्जाम फिल कर दिया, तो इसमें क्या अलग अलग स्टेट के अंदर आपको जब अप्लाई करोगे, ऑनलाइन करोगे, और जो आप कोचिंग कराओगे तो वो डायरेक्ट करवा देंगे आपको। ओके। तो आपका फिर शेड्यूल रखेंगे टाइम पीरियड कि आपको टेस्ट कब देना है। ये बेसिकली संडे टू संडे होते हैं एग्जाम, ओके। सीपीसी के एग्जाम। तो अलग अलग स्टेट के अंदर इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग वो होते हैं, जैसे कुछ इंस्टीट्यूट हो गए, कुछ कंपनियां हो गई हैं, तो वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि संडे ऑफिस की छुट्टियां होती हैं। तो जैसे अब दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है ये सारा फैजाबाद में कराते हैं इसका एग्ज़ाम। ओके। तो ऐसे ही अलग अलग स्टेटों में अलग अलग डेट हो जाती हैं, आपको चूज़ करनी होती है आप कब देना चाह रहे हो, वो आप चूज़ कर लो और उस दिन आपका शेड्यूल हो जाएगा, ऑनलाइन सारा कुछ हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, ये हैंड रिटन में होता है, पेपर पे होता है। ओके, ऑन पेपर आपको होता जाना पड़ेगा आपको, और ये बुक के थ्रू होता है, आप ओपन बुक टेस्ट कहते हैं इसको। ओके, आप जाके नकल कर सकते हैं, बट ये सुनने में जितना आसान लगता है, प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, जैसे 3 चीज़ें बेसिक ही होती हैं जो एग्जाम में होती है। सीपीटी होती है, ठीक है, आईसीडीज होती हैं। इनकी फुल फॉर्म्स पता है आपको? सीपीटी होती है प्रोसीजर टेस्ट होते हैं, जो जितने भी होते हैं तुम्हारा, आपकी जो टेस्ट हुए हैं ये सारे कुछ हैं, वो सीपीटी होती हैं। आईसीडीज होती हैं जो आपने डायग्नोज होते हैं ना, 76,000 ऑलमोस्ट डायग्नोज होते हैं, इतने डायग्नोज होते हैं, अलग अलग कोड्स होते हैं इनके, ये होता है। और एक हिप्पिक्स कोड्स होते हैं अलग, हिप्पिक्स कोड्स अब जैसे आप पढ़ोगे आगे, मेडिकेयर और मेडिकेड जो यूएस के अंदर होती है इंश्योरेंस कंपनियां, तो वहाँ पे इस टाइप के होते हैं। जो ये आपका स्टडी का सिलेबस होता है, ये उसका पार्ट है, ये पार्ट है सारा कुछ। तो ये सारा कुछ जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा इस चीज का। तो ये 3 पार्ट होते हैं, तो 3 टाइप की बुक्स होती हैं, आईसीडी, सीपीटी और हिप्पिक्स। ओके। तो ये ओपन बुक टेस्ट होता है,
तब आप जब जाएंगे वहाँ पर तो आपको ये तीनों बुक प्रोवाइड की जाएंगी जाती हैं। ठीक है। तो आपका जब हमारे टाइम पीरियड में क्या था 150 क्वेश्चंस होते थे इसके अंदर, और आपका अराउंड 4 आवर 40 मिनट्स का एग्जाम होता है। 4 hours 50 minutes 5 आवर्स सॉरी 5 5 आवर्स 5 आवर्स 40 मिनट का एग्जाम होता है। Oh my God. 150 क्वेश्चंस होते लॉन्ग हैं ये। एग्जाम। और आपको इजी लग रहा हो कि ओपन बुक टेस्ट है, नाप जब लेंगे। आप करोगे ना 5 आवर्स 40 मिनट बहुत ही कम लगेंगे। इतनी स्पीड से भागता है ना टाइम वहां पर, हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम दैट इज द क्वेश्चन एग्जाम, इट्स अ theoretical kind of exam No, or it's objective type. objective, okay. So it sounds like it's a very easy. हाँ, because You also think that हाँ, it looks like very 5 easy. hours is too much. हाँ. We have open book and there are 4 options, we have to tick one. Okay. It's not like that. तो हमारे पे 4 ऑप्शन होते हैं वहाँ पे, ऑब्जेक्ट टाइप्स का होता है। तो अगर आप फिर जब करेंगे उसमें पढ़ते हैं, सीपीटीज होती हैं, तो अलग अलग उसके सेक्शंस होते हैं एग्जाम के अंदर। एनाटॉमी भी आती है, फिजियोलॉजी भी आती है, फिर कोडिंग की अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, सारे कुछ आते हैं। तो ये सारा 150 क्वेश्चंस होते हैं और आपको मिनिमम क्राइटेरिया 70% चाहिए। ओके, यहाँ पासिंग क्राइटेरिया 70%। 70% भैया 33% हुआ करता था जब मैं हाई स्कूल में था। आपको सीपीसी एग्जाम क्लियर करने के लिए मिनिमम 70% आपके आने चाहिए। अभी हाल में ही एक मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ, लॉन्चिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड कोर्ट केस, हाउ टू डू इन्वेस्टिगेशन, हाउ टू डू रेड्स, हाउ टू डू कोर्ट केस, हाउ टू फाइल चार्जशीट, हाउ टू मेक पंचनामा। अभी जस्ट रिसेंटली मेरा एक ट्रेनिंग हुआ है, वहां पर भी पासिंग क्राइटेरिया 70% था। भैया 33% पे पास होने वाला इंसान था, आज साला 70% पे पास होना पड़ रहा है। लकीली आई हैव स्कोर्ड 85% मार्क्स, तो जैसे तैसे, लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया भैया आजकल। हाँ, तो 70% आपको मतलब इट मीन्स 105 क्वेश्चन 150 में से आपके 105 सही होने ही चाहिए। ओके। तो जो इतना इजी लग रहा है ना कि वहाँ पे 5 घंटे 40 मिनट हो जाएगा, जब करने बैठते हैं तो वो बहुत ही कम लगता है, पड़ जाता है, बहुत स्पीड से निकलता है टाइम, बिल्कुल बहुत स्पीड से निकलता है। और क्या होता है, बुक्स इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं आईसीडी सीपीटी, आपको कोड ढूंढने हैं, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ढूंढना है, तो बहुत स्पीड से टाइम निकलता है। आपको यही चीज़ कोचिंग में सिखाई जाती है, टाइम मैनेजमेंट। ओके, ये इजी लगता है टाइम मैनेजमेंट, वहीं पे टाइम मैनेजमेंट कोचिंग में सिखाई जाती है। तो एक और चीज़ है जो बताना चाहता हूँ कि जैसे आपकी कोचिंग अगर कर रहे हैं आप फ्यूचर में, तो ये नहीं कि आपके कोचिंग वाले ने बोल दिया कि आप फिल कर सकते हो, जब तक आपको लगे ना कि आप बिल्कुल कर सकते हो एग्जाम को, तब तक फिल मत करो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि फिल कर दिया। दूसरा था, मैंने बताया था कि जो अभी की 47,000 जो फीस होती है, अगर आप जैसे कोई कोचिंग नहीं कर रहा, जैसे मैं ही हूँ एक नॉर्मल तरीके से, आपने कोचिंग नहीं किया था, मैंने कोचिंग नहीं की, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड बनवाया। एक्चुअली जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आपके लिए ट्रांजैक्शन के लिए, नॉर्मल उससे नहीं होगा, पेमेंट ही नहीं तो उससे अगर आप भरोगे तो इंटरनेशनल, मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था तो उससे फिल करके अपनी फीस भर दी थी। तो जैसे मैंने भर दी है, तो उसमें क्या होता है, आपको जैसे आपने एग्जाम दे दिया एक बार, आज की डेट से संडे है, ठीक है, आपने एग्जाम दिया, आपका नहीं हुआ, ओके, तो विद इन 1 ईयर आपको सेकंड चांस मिलेगा, आप कभी भी फिल कर सकते हो सेम फीस। तो सेम फीस में आपको 2 बार चांसेस मिलते हैं। आप 47,000 रुपया डालिए, आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे एग्जाम में अपीयर होने के। यू हैव 2 चांसेस टू क्वालिफाई द एग्जाम, ओके, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो आप एक चांस अगर हो गया खत्म आपका, दूसरी चांस आपका हो सकता है, लेकिन जो आपने टाइम पीरियड था पहला स्टार्ट किया था, उसके विद इन 1 ईयर के अंदर आप कभी भी दे सकते हैं। तब से घंटी चल जाती है, 1 साल के अंदर आपको दूसरा एग्जाम देना है, अगर आप निकाल पाए तो ठीक, अदरवाइज वो फीस खराब हो गई। आपकी 47,000 रुपए में मटिया फिर गई भैया। फिर अगर आपको दोबारा देना है तो वापस फिर आपको पूरा वही प्रोसीजर 47,000 और ये सब कुछ। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, इवन 4-4 बार भी नहीं हुआ। ओके, तो मतलब आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट लाख रुपया करीब, लाख 1.5 लाख रुपए लगाकर ऐसा लगा गया, तो उन्होंने कि कुछ नहीं होता। ओके, और बहुत होता है कि सेकंड चांस में भी होता है। अब ऐसा लगता है कि फर्स्ट चांस में आपका 70% है, 69% पे भी अटक गए बंदे। तो आप अपना बताएं, आपका क्या हुआ था? मेरा 85% बैठा था मेरा पहली बार में आप निकाल दिए पहली बार में? ओहो, लकी गए, लकी, हाँ ये कह सकते हैं, लकी कह सकते हैं। आप ही ने बोला 5 घंटे कम लगते हैं, और अगर है ना तो अगर निकल जाए तो दैट मींस, वही मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेडिकल वालों को यही बेनिफिट होता है कि जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्वेश्चन होते हैं, वहाँ टाइम नहीं लगता होगा, वहाँ पे टाइम नहीं लगा था बिल्कुल भी, वो अलग कर दिए, वो बुक ही हटा दिया, वो अलग कर दिए सारे कुछ। ओके, तो मतलब उसमें मतलब 1 मिनट के अंदर 2-2 3-3 क्वेश्चन खत्म कर दिया। ओके, इवन दो तब भी बता रहा हूँ कि बहुत कम टाइम लगता है, सोचो नॉन मेडिकल वालों के लिए कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो ये हमें बेनिफिट होता है चीज़ों का। और दूसरा जब हम पढ़ते हैं ना, जब से ऐसे कुछ
इसमें स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो मेडिकल यूज़ करते हैं, हमने किए हैं, वहाँ पे हम बहुत लंबा लंबा पैराग्राफ होता है ना, बहुत इजी होता है हमें पढ़ने, फास्ट पढ़ पाते हैं एज ए कम्पेयर टू बीकॉम बीए वालों का। अगर एक हम ग्रैब कर पाते हैं चीज़ों को। अगर मैं मेडिकल कोडिंग को सिंपल और सरल भाषा में कहूँ तो एक्चुअल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बीइंग अ फ्रेशर अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है? उसको कोई टास्क दिया गया, उसका एक कंसर्न डिवीजन है, उसमें वो काम कर रहा है। बेसिकली आप करते क्या हैं? क्या मैं अगर आपको सही समझा पा रहा हूँ, ऐसा कुछ होता है कि जो मेडिकल के आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, अगर एक कोई पेशेंट है उसका जो भी टेक्निकल रिकॉर्ड है, उस बड़े से रिकॉर्ड को कंसाइज करके लिख देना, इज इट मेडिकल कोडिंग? तो मैं मेडिकल कोडिंग के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ, स्टार्टिंग से ब्रीफ में, एक तरीके से छोटा फास्ट, ठीक है। हाँ। यूएस में क्या होता है कि वहाँ पर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ओके। तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है आपको, हाँ। ठीक है, ये तो सबको पता ही तो होगा। हिंदुस्तान में भी लेनी पड़ती है, ठीक है, अपॉइंटमेंट। बट यहाँ पर क्या होता है कि आप चले जाओ, आपकी सोर्स है तो आपका हो जाएगा फटाफट। वहाँ पे ऐसा नहीं, कुछ एक टाइम पीरियड होता है, आपकी इस डेट पर अपॉइंटमेंट है, आपकी फिक्स होती है। वहाँ चीजें बहुत, तो आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, डॉक्टर के पास गए, आपका हो गया सारा चेकअप हो गया, डॉक्टर ने डायग्नोस करके बता दिया ये चीज़ें प्रॉब्लम है, ये आपके टेस्ट करा लो, आप चले जाओ और ये मेडिसिन ले लो। फिर नेक्स्ट टाइम जो भी डेट होती है, तो वहाँ पे क्या आपको यूएस वालों को वहाँ पे पेमेंट नहीं देनी होती है। वहाँ एक्चुअली यूएस में हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा वो है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कवर करते हैं यूएस में तो आप नंगे हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, कंगाल हो जाओगे आप। एवरेज पर्सन इन यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपेंड्स ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ हिज इनकम इन हेल्थ इंश्योरेंस जस्ट टू इंश्योर देयर सेफ्टी, बिकॉज वहाँ मेडिकल जो आपका ये जो हेल्थ रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो आप वहाँ पे इंश्योरेंस, वहाँ पे आप डॉक्टर को फीस नहीं देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हो गया आपका चेकअप, तो डॉक्टर कैसे क्लेम करेगा अपने जो उसने पेशेंट से काम किया था, तो कैसे करेगा? तो ये जाता है डॉक्टर अपने जो डॉक्यूमेंट है सबमिट करता है इंश्योरेंस कंपनी को, अलग अलग कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी सारा जो डाटा लेती है उनसे, डॉक्टर से, ठीक है, ये वाले पेशेंट का नाम था, जो भी सारी जो उसकी डिटेल्स होती हैं वो सब फीड करके डॉक्टर देते हैं, उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पे अलग अलग। तो वहाँ पे इंश्योरेंस टाइप होते हैं, मेडिकेयर जैसे मैं बताया था, मेडिकेयर, मेडिकेड होता है, और एक कमर्शियल एक्चुअली थोड़े जो हाई सोसाइटी के प्रीमियम टाइप के लिए, बेवरली हिल्स जैसी जगहों पे रहते हैं, ठीक है। और ये मेडिकेड क्या होता है, जैसे ओल्ड एज हो गए आपके, तो उनके लिए होता है, ये गवर्नमेंट की होती है मेडिकेयर और मेडिकेड। ओके। उसके बाद फिर जो डॉक्टर है वो अपने डॉक्यूमेंट डलवाता है, वहाँ पर पहुँचाता है इंश्योरेंस कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी सारा कलेक्ट करती है डेटा। तो मेडिकल कोडिंग फील्ड से पहले भी एक फील्ड होती है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं उसको। ओके। तो जो भी जो सारी चीज़ डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, वो सब वो सुनते हैं और उनको फिर टाइप करते हैं, एक पैटर्न होता है इनका डॉक्यूमेंट का। तो वो सारा टाइप करके उसके बाद वो डॉक्यूमेंट क्लेम्स टीम होती हैं, अलग कंपनियों की क्लेम टीम होती हैं, जो एक्चुअली जो नॉन बैकग्राउंड के होते हैं ना, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के, वो क्लेम्स टीम या क्लेम या बिलिंग कह लो आप, इंडिया की लैंग्वेज बिलिंग के सारे काम करते हैं, उनके पास जाते हैं डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही। वो सारे डॉक्यूमेंट हैंडल करके उसमें डाटा एंट्री करके ये फिर कोडिंग फील्ड में आती हैं चीज़ें ऑनलाइन। फिर आता है हमारा बेसिक कोडिंग का काम। कोडिंग में क्या होता है, हमारी सीपीटीज देखनी पड़ती है। सीपीटीज जैसे अलग अलग सीपीटीज होती हैं, जैसे एग्जांपल ये न्यूमेरिक उसमें होती हैं सीपीटी के अंदर, 99214 एग्जांपल हो गया, 99 ऐसे, तो ये सीपीटीज कहते हैं इसको। ये 5 न्यूमेरिक की होती हैं सीपीटी। तो हम इसको चेक करते हैं कि ये वाली सीपीटी पे डॉक्टर ने काम, एग्जांपल 9999 एक सीपीटी हो गई और डॉक्टर ने इस पे काम किया था, वहाँ पे इस डेट पर 1 तारीख को डॉक्टर ने काम किया था, इसको डायबिटीज़ थी पेशेंट को। तो हमें क्योंकि नॉलेज हमने पढ़ ली पूरी इसके बारे में, सीपीटी इस पे काम किया उसने। तो मतलब वो ये जो कोड जो जनरेट हो जाते हैं, इन कोड्स का मतलब एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ओके। जो ये सब अलग अलग सीपीटी का क्या होता है, अलग अलग सीपीटी के अलग अलग अमाउंट होता है। ओके। अलग अलग अमाउंट, ये तो फिर ये हमें पता होता है, या फिर क्लेम्स टीम को जो होती है, जो ये ट्रांसक्रिप्ट करके भेजते हैं उनको पता होता है। तो अब क्लेम्स टीम को मेडिकल नॉलेज नहीं होती है, तो इसी वजह से मेडिकल कोडिंग फील्ड आती है यूज। यहाँ उसका एंट्री होती है इस वजह से कि एक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, पेशेंट है, डॉक्टर ने काम किया, अब वो क्या होता है, उसको कितने पैसे देने डॉक्टर को हमें क्या पता। तो हम सारा डाटा काम करते हैं, उस पर देखते हैं उसके अंदर कि उसने डॉक्टर ने काम बेसिकली किया नहीं था। एक्चुअली ये मेडिकल कोडिंग क्यों बनी है, क्योंकि यूएस में सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा यूएस के अंदर फ्रॉड होता है, और इतना अमाउंट का फ्रॉड होता है कि बहुत बहुत डॉक्टर कमाते हैं वहां पर इस चीज के लिए।
तो ये फ्रॉड बचाने के लिए मेडिकल कोडिंग अप्लाई हुई थी, स्टार्ट हुआ because था। that insurance team is not competent enough regarding medical knowledge, yeah. so that insurance company is incorporated medical coder kind Coding. of thing which can evaluate ki does the doctor actually done this job or not. Yeah. And accordingly if the doctor had done this job, you'll tell the insurance company ki the doctor does this job, accordingly they'll reimburse the doctors. Yeah. Okay, It is okay or not whether the doctor you'll verify that did all these thing or not. आप डॉक्टर की करनी को वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई इस डॉक्टर ने ये किया है, ये किया था और क्या किया था उसके अंदर, क्या रिजल्ट थे, क्या किया था भी नहीं किया था। ये फ्रॉड होते हैं एक्चुअली। तो उसके बाद हम चेक करते हैं, सीपीटीज होती हैं, सीपीटीज हम करते हैं, कोड करते हैं कि ये वाला कोड किया था डॉक्यूमेंट्स पढ़कर। फिर आईसीडीज होती हैं, आईसीडीज बताया था मतलब जो डायग्नोस, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गई, हाइपरलेटमिया, अलग अलग कफ हो गया, तो अलग अलग इनके सबके मतलब 70,000 आईसीडीज हैं। डायग्नोस कोड है 76,000 अबव कोड है। याद नहीं रखने, ये याद नहीं करने आपको, वो सिर्फ डर जाए लोग की साला पहले फार्मेसी याद करी फिर 76,000 कोड याद करने हैं। चिंता ना करना, ये सब एक्चुअली जब ऑनलाइन प्रोसेस होता है ये वो सब चीजें सॉफ्टवेयर इनेबल्ड होती होंगी, तो ऐसा नहीं है कि आपको 76,000 कोड याद करने हैं। तो ये सारी चीजें करनी होती है हमको। फिर एक हमारा डाटाबेस ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें हमें फिल करनी होती हैं चीजें, उसमें रिमार्क कोड भी डालने पड़ते हैं। इस वजह से हमने इसको डिनाई कर रहे हैं। डिनाई मतलब उसको अप्रूव नहीं करेंगे, हम उसको आगे फर्दर ऑन मूव नहीं करेंगे कि उसको पैसे दिला दें, क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, उसने किया था नहीं किया था, तो वो आपको जब कोडिंग फील्ड में आओगे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होती है। और दूसरा क्या होता है, हम जो डॉक्टर्स को, इनको हम प्रोवाइडर बोलते हैं। कोडिंग लैंग्वेज में प्रोवाइडर बोलते हैं या क्लाइंट बोल लेते हैं, आप जैसे नॉर्मल क्लाइंट बोलेंगे इनको, तो हम इनको प्रोवाइडर बोलते हैं। फिजिशियन बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और इनको हम कोडिंग लैंग्वेज में प्रोवाइडर बोलेंगे कि प्रोवाइडर ने ये डॉक्यूमेंट दिए थे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट पढ़ के हम ये बोलते हैं कि प्रोवाइडर ने उसने काम किया था नहीं किया था, इस डॉस पे किया था या नहीं किया था। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इसको चेक कर कर उसमें एचडी लगाते हैं, हम लेवल बनाते हैं सिफ्टीज का, हिप कोड्स अगर यूज होती हैं तो बहुत सारे, जैसे आप पढ़ेंगे डिफरेंट चीजें, वो करके हम आगे उसको क्लेम कहते हैं इसको पूरे को, ये सबमिट कर देंगे बिलिंग टीम को, क्लेम टीम को कि भैया ये है। क्लेम टीम का काम क्या होता है, उनको देखना नहीं है कि उसने क्या काम किया, क्योंकि हमारी तरफ से वेरिफिकेशन हो चुकी है चीजें। तो अगर हमने वेरीफाई कर दिया ओके है, सब कुछ क्लियर है, तो पेमेंट मिल जाएगी, तो डॉक्टर को चली जाएगी, अदरवाइज वो रुक जाएगी। और वो रुक जाएगी, फिर वो आगे क्लेम्स टीम, बिलिंग टीम का काम होता है कि वो दोबारा जाते हैं डॉक्टर, उनको प्रोवाइडर को देते हैं इन्फॉर्मेशन कि इस वजह से आपका क्लेम है, रुका हुआ है, और विद इन 90 डेज के अंदर ये आपको क्लेम वापस देनी है, डॉक्यूमेंट देने हैं, अगर है तो आपके पास, अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस साइकिल चलती है। मैं एक्चुअली अब समझ गया इनका मेडिकल कोडर का क्या रोल है। आई गेस आप भी समझ गए होंगे। डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स ने जो काम किया अपने पेशेंट का, जो भी आपने एवेल्युएशन किया, जो भी उसका इलाज किया, उसका जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, वहाँ यूएस में हेल्थ सिस्टम में क्या है कि आप पैसा नहीं देते हैं। जैसे अभी हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम अपना रसीद कटाते हैं 1,000-500 रुपया जो भी है, अगर आप सीजीएचएस हैं तो 150 रुपया की रसीद कटाते हैं। बट यहाँ वहाँ क्या है, वहाँ पर ये पैसे देने वाला सिस्टम नहीं है, वहाँ सारे लोग इंश्योर्ड होते हैं, और जो इंश्योर्ड नहीं होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पैसा इतना लगता है कि आदमी खत्म हो जाता है वहाँ। तो हर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन यूनाइटेड स्टेट्स आर इंश्योर्ड। तो वो जब इंश्योर्ड होते हैं तो वो कुछ पैसा नहीं देते हैं, वो जाते हैं अपना इलाज कराते हैं, वापस आ जाते हैं। डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर वो क्या करेगा कि जो उसने वहाँ पर उसके ऊपर एवेल्युएशन किया जाए, जो भी उसका इलाज किया है, वो इंश्योरेंस कंपनी को बना के पूरा पेपर शेपर उनको दे देता है। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले जो लोग हैं, दे आर नॉट टेक्निकल, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू इवेल्युएट दीज टेक्निकल थिंग्स। नाउ they people evaluate those technical reports and everything which doctors has submitted to the insurance team। ये जब उस चीज को वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ भैया डॉक्टर ने ये काम किया है, इस चीज का पैसा लिया है, ये सारी चीजें ठीक हैं, जो ये डॉक्टर सबमिट कर रहा है रिपोर्ट्स और जो भी सारा टेक्निकल डोजियर है वो सब ओके है, डॉक्टर ने इतना दिया है, तो ये अप्रूव करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। जब ये लोग अप्रूव कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा डॉक्टर को रिम्बर्स कर देती है। ये एक्चुअल पूरा कॉन्सेप्ट है जो मेडिकल कोडिंग की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने सही समझाया ना? बिल्कुल सही। क्या बात है। तो ये भाई का काम है हमारे मेडिकल कोडिंग में। तो अब सर ये बताएं, आपको भाई कितना टाइम हो गया बीइंग अ मेडिकल कोडर? हाँ, आपने अभी पहली जॉब बताई, मेरे ख्याल से आपने कंपनी भी स्विच की है। हाँ मैंने, तो मुझे वो थोड़ा जर्नी बताइए कि पहली जॉब के बाद 15 में E4E कंपनी में स्टार्ट किया था मैंने अपनी जर्नी। ये E4E कंपनी कहाँ पर है? E4E नोएडा में, अब चेंज हो गया इसका नाम, एनथ्राइव हो चुका है। एनथ्राइव,
ठीक है, तो E4E में थी, तो बाय लक मैंने बताया था कि मेरे को सीपीसी की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। बट हाँ, E4E में मैंने 8 मंथ्स काम किया अपना, दिसंबर तक ऑलमोस्ट। उसके बाद मैंने स्विच की कंपनी। बट सीपीसी की आपको क्या है, जरूरत पड़ती है, तो मैंने सीपीसी एग्जाम दिया थे। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, जैसा उन्होंने बताया, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको स्केल अप करना है अपनी नॉलेज को और अपने एप्टीट्यूड को और अपनी पोजीशन को, तो सीपीसी इज मस्ट। और 47,000 रुपया फीस है, 2 बार आपको चांस मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम तभी देना जब आपकी तैयारी हो, ठीक है ना? क्योंकि 47,000 रुपया इज नॉट अ स्मॉल थिंग, यू आर अर्निंग अ वेरी हार्ड अर्न मनी, और फैमिली वट एवर हु इज। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब तैयारी हो तभी आपको एग्जाम देना है। और आपको वैसे ओपन बुक टेस्ट इजी लगता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, इजी नहीं है। तो ये आपने जो बताया E4E कंपनी से, फिर आपने 8 महीने काम करने के बाद कंपनी थी, एक पोर्टेक कंपनी थी, मैंने फिर वहां ज्वाइन किया, तो मेरा सैलरी इंक्रीमेंट हुआ उसके अंदर। ओके। तो 15,000 से क्या सैलरी होगी फिर 15 आपकी? से मेरे को सीधा ऑलमोस्ट, मैं जब एक्चुअली क्या होता है, एचआर नेगोशिएट करते हैं चीज़ों के लिए आपको, कि आप उनका काम क्या होता है, आपको कम से कम सैलरी पे वो तो सभी का है। तो ये चीज़ें हमने पूछी थी जो सीनियर्स थे हमारे उस टाइम की, ऐसे ऐसे है कि हम जाना चाहिए, नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देख लो, अगर मिल रही है सैलरी तो चले जाओ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टिके रहो, क्योंकि यहाँ आपका क्या होता है, आप प्राइवेट कंपनी में, कॉर्पोरेट क्या धीरे धीरे बढ़ती है, 5% हुआ, 6% हुआ, तो उस हिसाब से ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी। तो फिर मेरा जैसे मैंने नेगोशिएट या जो भी हुआ एचआर से हुआ सारा कुछ, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर हो गया था, जो कंपनियां लेती हैं नेगोशिएशन, तो वो हो गया, सैलरी उसका मेरे को 25 हुआ मेरा वहाँ पे। उसके तो बाद दूसरा कंपनी का नाम क्या था? मेरा पोर्टेक, वो भी नोएडा में है। पोर्टेक PORT के। ओके, पोर्टेक इन नोएडा। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। तो अब जैसे बता रहा हूँ कि कोडिंग में क्या होता है, अलग अलग फील्ड्स होती हैं। ENM होता है, सर्जरी कोडिंग होती है, रेडियोलॉजी कोडिंग होती है, ED मतलब इमरजेंसी डिपार्टमेंट की जो कोडिंग, तो ये अलग अलग कोडिंग की वो हैं, डिफरेंट टाइप की कोडिंग्स होती हैं। आप किस में स्पेशलिस्ट हो ये देखना पड़ता है, किस चीज में हो रहे हो, खुद आपको सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई कुछ सिखाएगा कोई। जैसे ये सर्जरी कोडिंग कर रहे हैं, हाईएस्ट पेड कोडिंग होती है जो सर्जरी कोडिंग होती है, मैं ENM कोडिंग कर रहा हूँ, मैं रोज डेली काम कर रहा हूँ ENM का। बट मैं इसके पास 1 घंटा जैसे बताया था कि हम एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल। तो मैं देवेंद्र के पास जाता हूँ, जैसे ठीक है, अच्छा ये सर्जरी कोडिंग क्या होती है, थोड़ा सा मुझे बताओगे। धीरे धीरे रोज थोड़ा 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 करते करते मुझे मतलब इतना लेवल आ जाता है कि मैं सर्जरी कोडिंग का कहीं पर भी इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ। तो सामने वाली कंपनी को लगता है कि हाँ ये कर सकता है, तो वहां पे हम सीख जाते हैं आगे जाके जब। बिल्कुल। बट आपको बिल्कुल पता ही नहीं सर्जरी के बारे में और आप अपनी फील्ड में हो, तो आप उसी फील्ड में बंधे रह जाओगे। तो आपको ये एक्सपोजर करना ही पड़ेगा। अगर वर्क प्रोफाइल में भी आप हैं, आप कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं, सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है कि एक बार जॉब लग गई तो आप समझ लो पढ़ाई करना बंद कर देना है। मेरे को देख लो, यूपीएससी निकाल लिया, उसके बाद से 3-3 महीने की, हफ्ते भर की दुनिया भर के ट्रेनिंग्स हम अटेंड करते हैं, और उस ट्रेनिंग में भी हम एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई ना करें, 70% ना लाएं तो हम फेल हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने आप को स्केल अप करना है, अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, या आपको अच्छा एक पे आउट पाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। जब आप अच्छा सीखेंगे तो आप एक अच्छी पोजीशन पे जा पाएंगे, या आप वहां से स्विच कर पाएंगे, या आप उसी कंपनी के अंदर एक अच्छा जो आपका डिपार्टमेंट है जिसके जहां वो ज़्यादा पे आउट दे सकते हैं, फिर आप वहां स्विच कर सकते हैं। तो आपको पढ़ना कंसिस्टेंटली पड़ेगा, जस्ट टू शार्पन योर नॉलेज, जस्ट टू इनहांस योर नॉलेज। ओके, सर्जरी। दूसरा सर क्या है कि आप कॉर्पोरेट फील्ड में आ गए हो। तो कॉर्पोरेट फील्ड में ये नहीं कि आपको जॉब लग गई है तो आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कैसे ग्रोथ करते हो, अपने आप को कैसे लेते हो। कॉर्पोरेट में क्या आपको बहुत शार्प रहना पड़ता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी करनी पड़ती है, डे बाय डे आपको प्रेजेंटेशन में अच्छे होना चाहिए, मतलब आपको स्किल सीखनी ही पड़ेगी अगर आपको ग्रोथ अगर करनी है, अदरवाइज आप सैचुरेट हो जाओगे और रह जाओगे आप। आजकल ये सब जगह है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी है। अगर आप अच्छा कुछ चाहते हैं, आपको सैलरी बेशक मिलेगी। हमारे यहाँ पर इफ द पीपल हु आर नॉट एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट द थिंग्स, आप लोगों के आगे नहीं आप बता पाते हैं, तो आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं आपकी, हमारे ही डिपार्टमेंट से लोग बाहर भी जाते हैं, जिनेवा भी जाते हैं, USFDA भी जाते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। अगर आपका एक्सपोजर अच्छा नहीं है, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट सो गुड, यू आर नॉट रिप्रेजेंटेबल, तो आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। हमारी सैलरी में कोई चेंज नहीं आने वाला, बट अ पार्ट ऑफ द सैलरी यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर। अगर आपकी ये चीज़ें अच्छी नहीं है तो आपको आप इन सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। आपको ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं इसका पार्ट नहीं बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ों से आप हमेशा अलग रह जाएंगे। तो लर्निंग इज़ अ की। बिल्कुल सही कहा कि हमें लर्न तो पूरी लाइफ करना ही पड़ेगा, करते रहना भी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये नॉलेज जितनी आप गेन करोगे ना, वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही होगा इस चीज़ के लिए। अब दूसरा क्या है कि कॉर्पोरेट का जैसे बता रहा था कि आपने जॉब मिल गई है कॉर्पोरेट की,
इट डजेंट मीन कि आप बहुत अच्छे वो हो गए हो, क्योंकि कंपटीशन सुना होगा वो सब जगह है, सब जगह और आपसे सुपीरियर वहाँ बंदे बैठे हुए बैठे हैं, हैं। तो आपको कंपटीशन उनके साथ करना है। अब आपको कोडिंग फील्ड में कंपटीशन करना है, आप कोडिंग फील्ड में आए हो तो वहाँ पर भी 5-5 साल से लोग बैठे हुए हैं, उनको भी आगे मूव करना है, आगे ग्रोथ करनी है, तो उनसे कंपटीशन करना ही पड़ेगा। अगर आपको कंपटीशन में मतलब आपको कुछ स्किल सीखनी पड़ेगी, बिल्कुल। खाली कोडिंग नहीं सीखनी है आपको वहाँ पे, बिल्कुल। आपको कम्युनिकेशन भी अच्छी नहीं चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं चाहिए, आपको फिर बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो आप जब कॉर्पोरेट में घुसोगे तो ये चीज़ सीखोगे तभी आप ग्रो कर पाओगे, बिल्कुल। अदरवाइज सैचुरेट हो जाओगे इस फील्ड के अंदर। और कुछ लोग कहते हैं कि कोडिंग में बहुत इतने साल से पढ़ा हुआ है कुछ लोग, और कुछ जल्दी से बहुत ग्रो कर गए, तो वही चीज़ कि आपको अलग चीज़ सीखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज नहीं ग्रो कर पाओगे। तो कोडिंग में जैसे जाते हैं तो एज ए नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि एसोसिएट, तो वहाँ पर आप एज ए मेडिकल कोडर आप आओगे, अपॉइंट होगे किसी भी कंपनी में मेडिकल कोडर। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी ये ऐसा फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर आप सीपीसी हो और डायरेक्ट एज ए फ्रेशर जा रहे हो, सीपीसी हो, एग्जाम दे के जा रहे हो, तो आपकी ऑलमोस्ट अराउंड 2020 की 22 के बीच में आपकी सैलरी होती है स्टार्ट। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। और फिर आप स्टार्ट करते हो, फिर आपको ग्रोथ धीरे धीरे इंक्रीमेंट मिलती है, ईयर टू ईयर जो भी चलती रहती है आपकी, कितनी आपने काम अच्छा किया, उसमें क्या बहुत कंपटीशन है, अंदर जाके जब समझ में आती चीज़ें। बिल्कुल। तो ऐसे तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना पता लग नहीं पाएगा कि क्या होता है, बट जब धीरे धीरे सीखेंगे, वही दूसरा है, वहाँ पे भी हमें सीखना पड़ेगा। सीखना तो पड़ेगा, अगर आपको स्केल अप करना है तो आपको सीखना तो गाइस पड़ेगा। सीखना वो बिना पड़ेगा, सीखे तो आप किसी एक पीक पर जा ही नहीं पाओगे, नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहाँ पर भी एक से एक धुरंधर बैठा है, धुरंधर बहुत बैठे हैं, और सबको आगे जाना है, सबको पैसे भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर कुछ, अब जैसे एग्जांपल है, आप ए टाइप का काम कर रहे हो, ए टाइप मतलब कोडिंग का काम कर रहे हो, बी टाइप का भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सी टाइप का भी काम आ रहा है, तो जब आगे आपका इंटरव्यू या जो होता है ना, इंटरनल पोस्टिंग होती है, तो आपको चूज किया प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास उस चीज को समझने का नॉलेज है, आपको प्रेफरेंस तो यू विल बी प्रेफर्ड। ओके, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। तो अभी आप जिस कंपनी से एसोसिएटेड हैं उसका क्या नाम है? मेरी अब राइट नाउ आई एम इन यूएचजी, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप। तो आपने अभी पोर्टस कुछ बताया था ना? पोटेक। तो पोटेक के बाद आपने ये ज्वाइन किया? पोटेक के बाद एक और मैंने भैया बहुत जंप करी है, उसका क्या नाम था? इलाई रिसर्च। इलाई रिसर्च कंपनी है जो फरीदाबाद में है। फरीदाबाद, ठीक है। तो फरीदाबाद में इलाई रिसर्च ही, दिल्ली और एनसीआर का एग्जाम वहीं कंडक्ट होता है, इलाई रिसर्च के अंदर ही। तो मुझे पता लगा था कि बहुत अच्छी कंपनी है। तो वहां भी आपने जो स्विच किया था वो सैलरी के लिए किया? सैलरी के लिए ही करते हैं सारा कुछ। 25 वहां थी, फिर वहां जाके कितना हो गई? दूसरा देखो, ये लक होता है कि बाय लक मुझे ग्रोथ मिलती चली गई। हाँ, ऐसा नहीं देखो आप मेहनत करोगे, आपके अंदर स्किल है तो ग्रोथ मिलेगी। वो पढ़ रहा था, मेहनत कर रहा था, करनी पड़ेगी, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अपने। अगर आप सबटल बैठे हुए हो, सोच रहे हो भैया ऐसे ही हो जाएगा कुछ, तो वो नहीं होता, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होता इजीली। आप खाली ये नहीं सीपीसी हो गए हो, एग्जाम हो गया, कोडिंग में घुस गए हो, तो अब तो आपके 5-6 साल के लाख हो जाएंगे। तो आप फिर ये फरीदाबाद ज्वाइन करते हैं, यहाँ के आपका सैलरी हो जाता है 25 रहा था, तो जैसे थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, मंथली मेरा इंक्रीमेंट हुआ, तो 27-28 के बीच में आ गया था मैं। जब मैंने लास्ट छोड़ी थी अपनी। मैंने फिर क्या हुआ था, मेरे बीच में स्ट्रगल भी हुआ था, स्ट्रगल का बता देता हूँ। नवंबर में जॉब छूट गई थी मेरी। कोडिंग वाली पोटेक की थी। अब जॉब छूट गई तो, और बहुत लोग बैठे हैं जॉब के लिए, तो मुझे क्यों मिलेगी सही बात नेक्स्ट जॉब। अगर आप कंटिन्यूस में जॉब चल रही है तो बहुत अच्छा लगता है, ईजी है ग्रोथ करना। छूट जाए, कट ऑफ ब्रेक आ जाए ना, तो वहाँ बहुत मुश्किल पड़ती है। तो ऑलमोस्ट नवंबर, दिसंबर, जनवरी मैंने ऑलमोस्ट, मैं क्वालिफाइड था, सीपीसी था, नॉलेज थी ईएनएम की भी, काफ़ी सारी कोडिंग की। मैंने 8 इंटरव्यू दिए, 8 में रिजेक्ट हुआ। Oh my God. बड़ी कंपनीज में। दिसंबर, जनवरी, फेब तक ऑलमोस्ट इन 3-3.5 महीने में मैंने 8 इंटरव्यूज दिए हैं। 8 में रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट इन द मींस अब उनकी जो भी क्राइटेरिया होगा फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, या उनको फ्यूचर के लिए जरूरत होगी, या जो भी क्राइटेरिया होगा, जो भी उनका पैरामीटर्स हैं, उसमें हम नहीं 8 इंटरव्यू आप सोच सकते हो कि मतलब कि सब कुछ करने के बाद, पैसा लगाने के बाद, जॉब भी चल रही थी और एकदम से छूट जाए। और बिल्कुल, फिर 8 इंटरव्यू भी दो, तो द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू कैन इमेजिन। फ्रस्ट्रेशन मतलब घर वाले भी सोचेंगे, पड़ोसी बोलेंगे क्या कर रहा था, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम से ऐसा हो गया, तो आपको भी लगेगा कि अब क्या करें लाइफ में एकदम से। दूसरा है वो ये है कि तो आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, वो तो एक डिसिप्लिन है। अगर आप कभी भी किसी मुश्किल वक्त से या
समय से गुजर रहे हैं, यू डोंट नीड टू क्विट, आपको कभी हार नहीं माननी है, यू हैव टू वर्क हार्ड। एक इंटरव्यू दिया, चलो ठीक है, समझ में नहीं आया, ओके कोई बात नहीं, मजे मजे में एक दे दिया, हो गया, रिजेक्ट हो गया। दूसरा दिया, चलो ठीक है। अब जब 1 2 3 बार रिजेक्ट हुआ तो समझ में आया कि भाई क्या हो रहा है, मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं आज, मिलेगी, मतलब फिर लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो रिकॉल करना स्टार्ट किया, हाँ, पहले इंटरव्यू में क्या कुछ कमी रह गई थी मेरी, तो क्या है, आप ना क्वेश्चंस लिखो। गलतियों तो सीखिए आप, अगर आप कहीं भी कोई गलती करते हैं, कोई गलती आपको रिजेक्शन देती है, तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक कि आपने ऐसी क्या गलती की थी या कहाँ कमी रह गई थी आपसे, क्योंकि गलतियाँ गलती नहीं है, गलतियाँ एक लर्निंग लेसन्स हैं। आप उन लेसन्स को सीखिए कि कहाँ हमसे गलती रह गई, कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में आप कभी भी वो वैसी गलती दोबारा ना करें। ये चीज़ हमेशा आप गलतियों से सीखना है। तो उसके बाद जो मैंने सोचा कि मतलब क्या चीज़ रह गई, सब कुछ नॉलेज है, आंसर भी दे रहा हूँ, कि क्या रह गया था, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाया उनको रिकॉल करके अपने नोट बनाए कि मैंने ये क्वेश्चन, अब कोई पूछेगा मेरे से नेक्स्ट टाइम तो मैं बता पाऊंगा। ओके। बट हम रट के इस तरह से जाते हैं, वहाँ पर अलग ही क्वेश्चन आता है, नया कुछ हम सोच नहीं सकते कि भाई इसका क्वेश्चन का आंसर जैसे दे। अभी हाल में क्या हुआ, मेरे कई हैं लोग, उन्होंने बोला मुझे एमपी का कोई ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, सिलेबस के बारे में सब पूछते हैं, तो मैं बोलता था कि ब्रॉड सब्जेक्ट्स को पढ़ो, फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री और ये क्या कहते हैं आपका फार्माकोलॉजी, इसको फोकस करो। वो लड़के ने बताया कि सर बायोकेमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आ गए और फार्माकोग्नोसी से और उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, जूरिस्प्रूडेंस से। मैंने कहा जूरिस्प्रूडेंस तो साला आप काम लॉ का करने वाले हो, ड्रग इंस्पेक्टर बनने वाले हो, और लॉ का ही क्वेश्चन ना आए तो बड़ा अजीब लगता है ये सोचने में। लेकिन क्या है, आपको तैयार होना है अपने वर्स्ट के लिए भी। तो ये ऐसा ही होता है, हम सब कुछ तैयार करके गए हैं एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, लेकिन साला जो याद किया था, जो पढ़ा था, वो नहीं पूछा, उसके अलावा कुछ नया पूछ लिया। तो जो चौथा 5वां इंटरव्यू हुआ था मेरा, उसके बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ जैसे, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, ENM है, ENM क्या होता है पता ही होगा, अच्छा ENM क्या होता है, तो मैं कहा ऐसे हैरान मतलब सोच सकते हैं कि ENM की फुल फॉर्म नहीं पता लग रही थी उस टाइम, बड़े बड़े क्वेश्चन याद करके आ गया, रट के आ गया, अब बेसिक क्वेश्चन, तो सामने लगेगा भाई इसको आगे क्या पूछूं, इसको प्रोसेस ही नहीं पता क्या होता है। ऐसा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है चीजें, इतना दिमाग खराब हो जाता है जॉब छूटने के बाद और बार बार इंटरव्यू देने के बाद में चीजें छूट जाती हैं। करते करते रिकॉल करा, माइंड को बैलेंस किया, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए तैयार किया, फिर एट लास्ट जाके मेरा इलाई रिसर्च में हुआ। ओके। तो मेरा मार्च में इलाई रिसर्च में हुआ था फरीदाबाद के अंदर। ओके। वहाँ क्रैक किया मैंने, जो रिटर्न होता है, फिर मैनेजर जो होते हैं उनके राउंड होते हैं अलग अलग, वो क्रैक किए। उसके बाद फिर HR लास्ट होता ही है वहाँ पे, तो आपको बार्गेनिंग टाइप करनी है वो, तो ठीक है। वहाँ पे मेरा एकदम से ग्रोथ हुआ 45 सीधा 45,000 आ गया लौंडा, चलो बढ़िया। वो बस अब वो कुछ कह सकते हैं लक था कि जो मेरी जो सैलरी स्लिप मांगते हैं वो 3 मंथ की, लास्ट 3 मंथ जो आपने काम किया था, Okay. तो सैलरी स्लिप में क्या था, मेरा ऐड हो गया था कुछ अमाउंट, बहुत सारा, जैसे दिवाली बोनस और ये समथिंग ऐड हो गया था, बाय लक, वो जो भी कह सकते हो आप, वो हो गया मेरा वहाँ पर, वो काम आ गया वहाँ, वो बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे को वहाँ पर। चलो बढ़िया, ठीक है। उसके बाद किया था इलाई रिसर्च में, मुझे मिला गुड़गांव का, गुड़गांव रीजन मिला। उन्होंने कहा कि आपका ये हायर जोनिंग में नहीं आता, तो गुड़गांव का मैंने कहा कि वो तो डिस्टेंस, जाने का टेंशन ना लेना, सारी कंपनीज जो है आपको कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, आपको कैब लेने आती है, कैब छोड़ने जाती है। आप सोच रहे हो साला गुड़गांव जाना पड़ेगा अपना, कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ कंपनियां होंगी ऐसी जो नहीं देती हैं, आपको अपने उसका अमाउंट आपको देंगी, जैसे पेट्रोल्स का या कुछ है, रिम्बर्समेंट कुछ है, टीए नाम की चीज है, मिलता है अगर आपको इतना भी काफी, अगर चीजें टीए के नाम पर अगर, तो इट्स डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी की फैसिलिटी उसके पास है, वो प्रोवाइड करा सकता है, कैब नहीं कर सकता। ओके। तो ये तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है कंपनी के। बड़ी कंपनी है तो उनका जो रेवेन्यू है उस हिसाब से वो कैब भी रखती हैं। ओके। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद जब मुझे गुड़गांव पहुंचा दिया, तो उन्होंने कहा स्टार्टिंग की आपकी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग टाइप की होगी, वो नाइट में होगी। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मेरी नाइट शिफ्ट थी। तो जैसे मैंने बताया था, क्लेम्स टीम होती हैं और जो बिलिंग टीम होती हैं, ये बेसिकली आप कंपनियों में ये इनकी नाइट शिफ्ट होती है, क्योंकि ये जो काम करती हैं यूएस के टाइम के अकॉर्डिंग काम करती हैं। जैसे यूएस में 6 बजे से स्टार्ट होता है, यहाँ के मतलब शाम के 6 बजे स्टार्ट होगा तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है काम। तो बिलिंग और क्लेम्स टीम कंपनियां उनके साथ में ही काम करती हैं, तो इनकी नाइट शिफ्ट होती है बेसिकली मैक्सिमम कंपनीज के अंदर। तो आप भी रात में काम करते हो? तो मेरा क्या था, बैकअप टाइप का था, कुछ काम था कोडिंग का, तो बैकअप रखना था, सारा कुछ कोडिंग का थोड़ा बहुत देखना था इलाई रिसर्च में। तो मैंने काम स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे ठीक था, और मेरा जो ऑफिस था मेरा साइबर हब में था, तो पता ही होगा कि साइबर हब कैसा है एरिया, जंजाल है अपने आप बिल्कुल, मतलब और रात को अगर आपको जॉब मिल जाए तो मतलब
ऐसा लगेगा कि जन्नत में आ गए आप। जन्नत में आ गए बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि नाइट लाइफ वहां पे बिताएं एक बार, बिल्कुल। नाइट आउट करके आए एक बार, एक दिन साई भरम में। नाइट आउट से वो मतलब नहीं है। तो साई भरम में मेरी कंपनी थी हाँ। इलाई रिसर्च, तो वहाँ पे स्टार्ट की, धीरे धीरे किया, मजा सा आने लग गया। ठीक है, रात को आ जाता था, नाइट आउट में रात को मतलब जॉब होती थी अच्छा, हमारी, रात में तो मजा घूमते थे फिरते थे रात को, साइबर में घूमते थे हम लोग आराम से, थोड़ा फिर काम भी मतलब करते थे। चकाचौंध वाली जिंदगी इनको रास आने लगी। अच्छा लगता था कि ठीक है, बट जो हमारा रूटीन है इतने सालों से चलता आ रहा है ना, हाँ हाँ सुबह 4 बजे 3:30 बजे पहुंच रहा हूँ घर में, हाँ। ठीक है ना, उस टाइम लोग उठते हैं, लोग जिस टाइम उठते हैं ये उस टाइम सोने के लिए घर पहुंच रहे होते हैं। तो ऐसा शेड्यूल हो रहा था धीरे 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 ना नींद आ रही थी, ना सो पा रहे थे, ना जाग पा रहे थे, बिल्कुल खराब हुआ पड़ा। थोड़े दिन तक अच्छा लगता है ये रूटीन, बट फॉर अ लॉन्गर रन यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड यार। तो फिर मैंने पता किया, वहाँ के जो मैनेजर थे वहाँ पर, जो उस टाइम मेरे मैनेजर थे, तो मैंने कहा सर ये 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है, जो भी है मेरा भी चल रहा है, तो ये कब तक हुआ? सर भूपेश, मेरा भूपेश नाम है। तो मैंने कहा देखो यहाँ पर ना बेसिकली हमेशा के लिए नाइट है वहाँ पे, तो मेरे तो होश उड़ गए कि मैं यहाँ पे नाइट ही रखना है, मतलब मैं कहा ये तो नहीं कहा था उन्होंने, कहा था कि 3 महीने नाइट होगी। मैं कहा ये तो, वो कह रहे सर देखो आप ये नाइट ही है, यहाँ पे सारे जितने भी काम करते हैं नाइट ही है इनकी, हमेशा ही है नाइट ही होगी, और ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि डे में की जाएंगी शिफ्ट इनकी। मेरे होश उड़ गए, तब तो अच्छा लग रहा था कि हाँ साइबर में जा रहा हूँ, नाइट लाइफ जी रहा हूँ, आराम से मस्ती चल रही है सब कुछ। तो वो अभी तो इजी लग रहा है, पैसे ही मिल रहे हैं, लेकिन वो जो जागना सोना इतना वो हो गया था कि छूट जाए यहाँ से, कैसे भी जॉब छूट जाए बस। तो बस मेरे को ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए थे वहाँ पर, कैसे करते करते मैंने सोचा कहीं वैकेंसी निकले। तो उस टाइम UHG यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप में जॉब निकली थी। मैंने अप्लाई किया वहाँ पे और चला गया। हाँ एक और चीज़ है, देखो जब आप जॉब स्विच करते हो, ठीक है, और आपके पास जॉब नहीं होती है, तब आप जॉब के लिए जाते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपके पास जॉब नहीं है तो आप जो हाँ करते रहोगे, क्योंकि आपको जॉब चाहिए वहाँ पर। बिल्कुल। आपके पास जॉब है बट आपको थोड़ा और बढ़ना है ना, तो वहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली आंसर दोगे, ये रहता है आपके पास, क्योंकि आपके पास एक बैकअप में जॉब है, ये मिल जाएगी तो अच्छा है। आप सामने वाले को ये बोलो कि अगर आप मुझे रखोगे ना तो आपके लिए बेनिफिट है कंपनी के लिए, ये चीजें रहती हैं, क्योंकि मेरे पास तो बैकअप में जॉब चल रही है, मैं तो टाइम पास के लिए आ गया हूँ। बिल्कुल ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल रफली आप आंसर दे दो वहां पर कि टाइम पास के लिए, इतना भी कैजुअली नहीं लेना है। बट मैं वैसे पर्सनली कह रहा हूँ कि आप जब आंसर दोगे ना, जॉब होते होते आंसर जरूर दो, अगर स्विच करना है, जॉब छोड़ के मत दो कभी। नहीं ये तो बिल्कुल ही वेस्टफुल अगर डिसीजन है। आप अगर प्रैक्टिकली जॉब में है तो तभी आपको नेक्स्ट इंटरव्यू देना है, ऐसा नहीं आप क्विट करने के बाद आप सोच रहे हैं, फिर आपको नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगी बहुत। दूसरा ये जॉब बहुत अच्छी थी, लाइट रिसर्च की जॉब थी, नहीं छोड़ना चाह रहा था, बहुत अच्छा काम था, इजी काम, बट नाइट का प्रॉब्लम बहुत था मेरे को। इस वजह से क्विट करनी पड़ी मेरे को UHG में। और UHG इंडिया के अंदर वन ऑफ द टॉप मोस्ट। अच्छा आप गुड़गांव वाली छोड़ के वहां आ गए हैं? अब मैं नोएडा में हूँ। नहीं आपने UHG में हो ना आप? हाँ। तो आपने जैसे वो पार्ट शेयर कर रहे थे, 2 महीने आपने वहाँ काम किया, फिर आप गए वहाँ इंटरव्यू दिया UHG में? UHG के अंदर इंटरव्यू दिया मैंने, ठीक है, प्रोसेस के बारे में पता लगा, मेरी फील्ड का ही ENM का प्रोसेस था, अच्छे थे मेरा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग था बेस पूरा सब कुछ उस फील्ड के अंदर, CPC सर्टिफाइड था, सब कुछ था। उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, वहाँ पे 3 राउंड होते हैं, वो हो गया सब कुछ प्रोसेस के अंदर मेरा। आज मैं उस प्रोसेस में अभी भी हूँ, सेम प्रोसेस के अंदर, तो वहाँ पर हो गया मेरा सब कुछ। तो वहाँ पे काफी ठीक ग्रोथ मिली मेरे को। फिर आप UHG ज्वाइन कर लिए? पहली पोस्टिंग नोएडा में ही था मेरा यहाँ पर। आपको सैलरी हाइक कितना मिला? 45 थी, यहाँ कितना हो गया? आप जब भी जाते हैं तो ये बोलते हैं कि सैलरी के लिए कि मिनिमम 30% तो होनी चाहिए। अब वो धीरे धीरे देखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि सर अभी आपकी जो इलाई में हो, अभी आपको 2 महीने हुए हैं, वहाँ पे भी आपकी सैलरी एकदम से इंक्रीज हुई है, तो हम आपको इतना दे नहीं सकते हैं इस चीज के लिए, तो पॉसिबल नहीं। अब वो उनका जो क्राइटेरिया था, क्योंकि मुझे तो रात से निकलना था कैसे, अभी तो रात तो सेम सैलरी पे भी आना चाहता था। मेरा ये नहीं था कि मुझे सैलरी हाइक करनी, मुझे चेंज करना था। बिल्कुल। तो मैं तो सेम सैलरी पे अगर बोलते ना कि सेम सैलरी, तो मैं भी तब भी हाँ भी करता, बट वो ये मैंने थोड़ा सा चांस लिया कि सर इतना तो नहीं हो सकता चीजें कि 30% होना चाहिए। धीरे करते करते नेगोशिएट करते करते उन्हें फिर कहा नहीं सर इतना नहीं हो सकता, इतने हमारे ऊपर से ऑर्डर नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको कॉल करके बताते हैं थोड़े टाइम में। फिर 1 घंटे बाद घूम फिर के आए होंगे HR वाले, फिर कॉल किया सर इतना बोल रहे हैं 20% लो। 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा सर, लेकिन इसमें ये है CTC है ये है, तो ओवरऑल मिला के 20% बोल रहे हैं आपको सर। सर ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैं कहा सर इतना तो रखो आप ठीक ठाक बिल्कुल,
कि जी मेरी थोड़ा लगे कि हाँ चेंजेस किए हैं मैंने। हाँ, देखो आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा हर चीज़ वो तो के लिए। है। सामने वाला ये मत सोचो कि वो बेवकूफ़ बन जाएगा, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। एचआर का काम यही है, सीनियर्स हैं आपके किसी फील्ड में, वो एक्सपर्ट है तो मीन्स एक्सपर्ट हैं, ये ध्यान रखो। आप उनसे एक्सपर्ट नहीं बन सकते बिल्कुल। किसी भी फील्ड में हो। तो उनका काम है, अब थोड़ा सा आपने नेगोशिएट किया कि ठीक है, तो फिर मेरे को बाय 15% तक मिल गया था मेरे को। तो वहाँ पे मैं ठीक है ओके सर, मैंने कहा ठीक है ओके सर ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ से स्टार्ट किया, तो अपनी फील्ड में अपनी मैं कोडिंग में हूँ, ENM का देखता हूँ, हैंडल करता हूँ। तो राइट तो नाउ किस ईयर में आपने ज्वाइन किया था वहाँ ENM मैंने में? 2017 में ज्वाइन कर लिया था। 17। हाँ, ओके। मैं जून में ज्वाइन कर लिया तो था। 17 से आप अभी तक उसी कंपनी हाँ में है उसी ना? कंपनी में, ओके। क्योंकि जो इंडिया के अंदर UHG का नाम सबसे बड़ा है। ओके। और इवन US की सबसे बड़ी हेल्थ केयर इंश्योरेंस फील्ड में आती है ओके, UHG कंपनी। UHG। सबसे बड़ा काम इन्हीं का ही है US के अंदर। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, हेल्थ ग्रुप, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप। ओके। जो ऑप्टम के नाम से भी बोलते हैं उसको, ओके। कोडिंग फील्ड के अंदर। ओके, तो आप जब 17 में ज्वाइन किए तो मैंने सुना है कि आप शायद TLCL बन गए हैं। सुना नहीं, ये तो एकदम कुछ से तो बन कोई नहीं बनता, तो कुछ तो सीनियर एज नहीं ए अभी सीनियर मेडिकल कोडर सीनियर था वहाँ मेडिकल। पर। अब आपके अंडर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, हमने ऐसा थोड़े सुना बहुत है। कर ही रहे हैं बस। हैं? तो वो थोड़ा आप पार्ट शेयर कीजिए तो कि कितना अब टाइम लगा उस चीज में। अब आप ये सोच रहे हैं कि सीनियर मेडिकल कोडर बन गए तो ठीक है, रिलैक्सेशन हो गई लाइफ। आपको जब तक आगे आप सोचोगे नहीं कि आपको बढ़ना है आगे ना, आप नहीं बढ़ पाओगे कभी भी। हाँ, मैंने एक चीज़ और अपने ऑडियंस को मैंने बात शेयर की थी। एक्चुअली ये मैंने आपके साथ आपको बताया था ना कि ये कोई सैटरडे संडे भी काम करता है, फिर इसको $100 या $150 मिलता है ये। तो ये आदमी ऐसा है कि अगर गाड़ी में भी साथ जाता है हमारे तो साला लैपटॉप पे लगा रहता है ये। मैंने कहा क्या चल रहा है भाई? कह रहा भैया डॉलर बना रहे हैं। मैंने कहा भैंस की टांग, ये सही है तुम्हारा। तो भैया एक्चुअली पब्लिक भी बड़ा कंसर्न थी इस बात के लिए कि वो जो $100-150 वाला जो वो फंडा है, वो आप जरा बताओ क्या है आपकी कंपनी की पॉलिसी? कोई देखो UHG में क्या है, एक तो सुना होगा आपने OT नाम से, ओके, ओवर टाइम कहते हैं जिसको हम। ओवर टाइम। ओवर टाइम में क्या है, जैसे आपका एक टाइम पीरियड है 9 आवर्स का, 1 घंटा या 2 घंटा आपको एक्स्ट्रा देना है, ओके। तो आपको OT का पैसा मिल जाएगा, ओवर टाइम का पैसा मिल जाएगा। ओके। एक हमारा UHG के अंदर होता है पुश, कहते हैं इसको हम। पुश। पुश मीन्स आपको थोड़ा विद इन सेम पीरियड ऑफ टाइम आपको एक्स्ट्रा काम करके दिखाना पड़ेगा। ओके, प्रोडक्टिविटी दिखानी है। प्रोडक्शन आपको एक्स्ट्रा करके दिखाना पड़ेगा विद इन Okay. सेम पीरियड ऑफ टाइम, With same जो time. आपकी शिफ्ट है। ओके। ठीक है, उसके अंदर आपको काम करके एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा। तो जो आपका प्रोडक्शन है ना एक्स्ट्रा, उसका कुछ अमाउंट मिलता है। ओके, प्रोडक्टिविटी daily का भी पैसा मिलता है। ये UHG के अंदर है, ये सब कंपनियों में ऐसा नहीं है। मैं भाई ये आप स्पेसिफिकली समझ लीजिए कि ये जो यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप है ये इसकी ये इनहेरेंट पॉलिसी है। दिस कंपनी इज ऑफरिंग सच काइंड ऑफ। इट्स नॉट लाइक पॉलिसी, इट्स डिपेंड टू प्रोसेस टू प्रोसेस। Process to process. कोडिंग में यहाँ पर क्या UHG के अंदर काफी सारे लोग हैं हमारे, अलग अलग प्रोसेस हैं, कोडिंग के भी हैं, बिलिंग के भी हैं, क्लेम्स के भी हैं। और एक होता है जैसे हम जो बिल्कुल प्रॉपरली मेडिकल फील्ड से हैं, तो वहाँ पे एक CI के लिए भी है। Okay. CI क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं उनको। तो अलग अलग प्रोसेस डिपेंड करता है कि पुश चल रहा है नहीं चल रहा है। और ये आपके काम के ऊपर जो बैकअप है ना आपका काम, उस पर कि अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है ओके। तो पुश अप्रूवल होता है US से कि Okay. हमें अप्रूवल कराना पड़ता है इसका, ओके। कि वहाँ से सारा चूंकि कंट्रोल होता है, क्योंकि ये कंट्रोल यहाँ पे नहीं होता। सारा कुछ जो प्रोसेस है US के प्रोसेस है, ओके। सारा ऑटोमेटिक कंट्रोल उनके ऊपर होता है मेन। ओके। तो बॉसेस जो है वो एग्जैक्टली वो US में होते हैं, तो उनके ऊपर होता है कंट्रोल कि वो पुश अप्रूवल करते हैं नहीं करते हैं, या इस प्रोसेस को या इस कंपनी को इंडिया के अंदर जरूरत है एक्स्ट्रा काम करने की, या जो हम वेजेस दे रहे हैं एक्स्ट्रा देने की जरूरत है ताकि जो हमारा बैकलॉग है खत्म हो सके। ओके। तो ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि सब में पुश हो रहा है। ठीक। कभी क्या होता है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना के पीरियड में था, हाँ। तो वहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम सब बंद हो गए थे, तो बर्डन बहुत बढ़ गया था क्लेम्स कंपनीज के अंदर में, बहुत सारा तो आपने मतलब उस टाइम पे कई डॉलर कमा लिए। तो क्या होता है जब काम बढ़ता है हाँ। कंपनी से, तो फिर हमारे पास आता है, उनको बैकलॉग को खत्म करना पड़ता है। ओके। अब उसको हम बैकलॉग को कैसे खत्म करेंगे, तब आता है पुश का क्राइटेरिया। ओके, तब मिलते हैं डॉलर। तब मिलते तो हैं। क्या है ये डॉलर, कितने डॉलर देती है पुश पे? ये देखो ये डिपेंड करता है अलग अलग प्रोसेस के ऊपर, वही बताया ओके। था। अब जैसे हम मंडे टू फ्राइडे कहते हैं इसको, वीक डेज कहते हैं, अगर हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं हमारे जो प्रोसेस है, ओके। तो मैं एग्जैक्टली रिवील नहीं करूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि कुछ पॉलिसीज होती हैं बताना नहीं अगर है। जैसे कि अलग अलग कंपनियां हैं, ओके। दूसरी कंपनियां होती हैं, उनका क्राइटेरिया अलग होता है। बट हमारा जो प्रोसेस है पुश का सबको पता है, सारी कंपनियों को पता है कि पुश चलता है UHG के अंदर। ओके। तो मंडे टू फ्राइडे जो हमारा पर डे का होता है, तो पर डे हमारा हम एक्स्ट्रा काम करते हैं तो $20 मिल जाता है हमको, ओके। एक दिन का एक्स्ट्रा मिल जाता है। ओके। और कुछ प्रोसेस अलग है, वहाँ $25 मिलता है,
तो ये डिपेंड करता है कि जो आपके प्रोवाइडर है, प्रोसेस है, उनके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। और ये यूएसजी में ही है कुछ, और ऐसा नहीं कहीं भी, सब जगह नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर जो हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, कुछ होते हैं सैटरडे संडे भी करते हैं, कुछ सैटरडे भी करते हैं। ओके। तो जैसे सैटरडे होता है जैसे हमारा, तो हम सैटरडे हमारा ऑफ होता है, बट हम लोग फिर भी काम करते हैं। गधा मजदूर बनते हैं, हिंदी में समझ लीजिए। पैसा ज्यादा कमाना है तो हम पैसा गधा कमाना है। मजदूर बनते हैं। पैसा आप सोचोगे कि $20, बट सिर्फ सैटरडे का $150 होता है। भैया मैंने पता ना वो जो मिलता है $150, वो ये है। देखो सैटरडे आप काम, देखो वैसे एक पुश का टाइम चल रहा है तो आप पुश कर रहे हैं तो $20 आपको मंडे टू फ्राइडे बन रहे हैं। अब अगर सैटरडे को गधा मजदूर बन सकते हैं तो आपको $150 मिल रहे हैं। तो चॉइस इज योर्स। ठीक तो है, देखिए, तो अब आप कन्वर्ट करके देख लेंगे कितना बैठता है $150। कर लीजिए। तो ये एक दिन का बैठता है, हाँ। ठीक है। $20 तो वो ऐड होके आएंगे, और जो सैलरी है वो तो आएगी वो अलग है, वो सैलरी अलग है। तो ये push जब amount आपने अलग है। 2017 में जो यूएसजी ज्वाइन किया था तब आपकी सैलरी इन रफ फिगर्स कितना था? मेरा 55 था। 55,000 सैलरी थी। तो अब ठीक तो है। काफी लंबा टाइम हो गया, अच्छी खासी सैलरी लेता है। तो $150 भी जोड़ जाड़ लो और उस 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया। मैं सारी सैलरी रिवेल नहीं कर रहा, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग। नाउ ही इज अर्निंग हैंडसम, ही इज हैविंग सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ, मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ पीस जो एक रहता है कि हाँ हम अच्छा पैसा अर्न करें और पैसा कमाएं ताकि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा एटलीस्ट फील होना शुरू हो जाए, क्योंकि बिना पैसे के कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। बिल्कुल सही। हाँ। तो मेरे को बेनिफिट क्या था कि एक तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मेरा जो सेविंग थी ऑलमोस्ट सेविंग भैया सारी सेविंग है इस बंदे की, मैं बताना नहीं चाहता। सेविंग का मुद्दा अगर छिड़ गया तो जहर हो जाएगा यहाँ पे कि ये सेविंग क्या है इस बंदे की, कोई साले करता नहीं है इसका। तो सेविंग होती है, ये बेनिफिट होता है, क्योंकि जैसे कुछ अलग स्टेट से आते हैं उनको रेंट देना पड़ता है, तो अपनी ये डिपेंड करता है सेविंग कितनी हो रही है, कितना आप पैसे खर्च करें, तो ये सारा चीज़ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो यूएसजी में किया जैसे 50 बता दिया आपको, $150 है, ये आपका पूरा आ गया। बट इसमें एक कैच भी है। ओके, कैच है? बहुत बड़ा वाला कैच है। ओके। एक हमारा क्या होता है, क्वालिटी होती है। क्वालिटी मतलब आप काम कर रहे हो, उसका एक पैरामीटर होता है कि उसमें एरर भी आती हैं चीज़ों में। एरर होती है कॉर्पोरेट में, आप ध्यान दोगे कभी भी आप सर्च करोगे तो एरर भी एक नाम की चीज़ है हर फील्ड के अंदर, यूएस के अंदर। तो अगर आपकी एक एरर आ गई उस मंथ में पूरे में, तो वो जो आपने पुश किया है ना वो सारा वो जीरो हो जाता है। जीरो हो जाएगा भैया, समझ रहे हो? गलती यहाँ पर आपकी गलती मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। नो एरर। आपका थ्रू आउट मंथ 0 एरर होना चाहिए। तो आपका जो $20 के हिसाब से हो रहा था या $150 आपने सैटरडे टू सैटरडे जो कर रहे थे, हो जाएगा। अगर आपकी एक भी गलती हो गई तो ये सब 0 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि ऐसा नहीं है कि ये कमाना आसान है कि भैया देखो सैटरडे हम काम कर लेंगे और भैया $150 मिल जाएगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मेहनत लगेगा। यू हैव टू शो योर डिटर्मिनेशन, यू हैव टू शो योर प्रिजर्वेंस। आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत प्रैक्टिकली दिखानी है कि आपके काम में कोई गलती ना हो। गलती हुई तो देखो गलती की सज़ा कितने डॉलर्स में आने वाली है। मोटा मोटा भी गिन लो तो $150 के हिसाब से 4 हफ्ते के, एक जो 4 हफ्ते आते हैं ऑलमोस्ट सैलरी से ज़्यादा ही पैसा रहता है, तो वो एकदम जीरो हो जाएगा। वो सारा जीरो हो जाएगा। मतलब जो आप सोच रहे थे कि एज अ बोनस आपको मिलने वाला है वो सारा जीरो हो जाएगा। दूसरा एक और चीज़ है, जीरो तो हो गया, आपकी एरर आ गई है, एक और एरर आ गई है। एक क्या होता है, मंथली हमारा गोल शीट्स होती हैं जो बनती हैं। गोल शीट मतलब उसके अंदर आपके परफॉर्मेंस के बारे में, वो प्रोडक्टिविटी भी वो प्रोडक्शन नेगेटिव उसमें चली जाती होगी। एक मैनेजर आपको फीडबैक देता है मंथली। ओके, वहां भी आप एनआई आ जाओगे। मतलब ये समझ लो जैसे हमारी जॉब में, जैसे हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रहते हैं, हमारा हर साल एक कैरेक्टर रोल लिखा जाता है। ECR जिसको कहते हैं, एनुअल क्रेडिट फलाना समथिंग होता है। उसके अंदर आपको रिमार्क्स मिलते हैं, 10 आपकी मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं कि कितने। तो अगर आपके एरर पे एरर आ रहे हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए वो आपका जो आपका स्कोर कार्ड है जिसमें आपको जज किया जा रहा है कि हाँ भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वहाँ आपकी नेगेटिव रिपोर्ट जा रही है अगर आपके एरर ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर आप एरर फ्री आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए पैसा भी धुआंधार कमाने वाले हैं, इज्जत भी धुआंधार कमाने वाले हैं और मजा भी धुआंधार कमाने वाले हैं। तो एरर का जैसे बता रहा हूँ कि एरर भी बहुत बड़ा क्रिटिकल चीज़ है। एरर का आपका एक मंथ में एरर आ गया, आप एनआई हो गए। एनआई कहते हैं नो इम्प्रूवमेंट, कुछ भी आपका मतलब जीरो ही हो गया सब कुछ। ठीक है, तो एक तरह से खराब हो गया आपका मंथ। पूरा जो पीरियड होता है ना साल का, महीने की मेहनत, उसमें वो ऐड होके बहुत बुरा लगेगा आपको एनआई हो गया तो। आपका सेकंड मंथ भी अगर एरर आ गया तो आप सीधा पीआईपी पे चले जाओगे। पीआईपी मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। मतलब आप एक काइंड ऑफ आपका एक डिमोशन हो गया। आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आप अनट्रेन्ड बंदे। अलग अलग कंपनी का क्राइटेरिया होता है। कहीं पे पीआईपी होता है, उसके बाद कैप पॉलिसी भी होती है। तो मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। पीआईपी पे चले जाओगे आप, पीआईपी पे आप पुश नहीं कर सकते हो,
आपके केसेस ऑडिट होंगे प्रॉपर जो आप तरीके से काम होंगे करके दोगे उसको भी रीचेक किया जाएगा। और आपका पूरा मंथ का डेटा चेक होगा। अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुए तो PIP-2 पे डाल दिया जाएगा ओ आपको। तेरी, ठीक है, नेक्स्ट मंथ। ज्यादा हो गई तो फिर तो निकाल भी दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एकदम से अभी एकदम नहीं निकालते हैं। तो फिर अगर ऐसा भी नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ आपका, हाँ। सीधा कैप पे जाओगे आप। ओके। कैप क्या होता है कि अब कैप में क्या होता है, HR से ER से बात होती है आपकी डायरेक्ट। Okay. ER से मीटिंग होती है आपकी, ये सब चीज़ें होती हैं कि आपका इंप्रूवमेंट नहीं है, इस मंथ आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ आप घर जा सकते हो। और देख रहे हो वार्निंग आ गई है यहाँ पर। तो आप अपना बताइए कि आपको अभी तक कोई एक वार्निंग टाइप ऐसी मिली है? मैं अपनी इस फील्ड में जो भी मेरा इसी कंपनी में था, मैं भी PIP पे गया हूँ। ऐसा Okay. नहीं है, क्योंकि लेवल 1 लेवल 2? लेवल 2 तक जा चुका। भाई 2 तक गया, ये कैप से बच के आया मतलब। हाँ। मतलब वो कहते हैं ना, मौत को छू के आ गए बस। नहीं देखो, ये कैप क्या होता है, कैप पॉलिसी जो होती है, कैप या PIP कहते हैं, अलग अलग कंपनी में होती है। हमारे अब PIP हट ही चुका है, सोचो आप। ओके। अब डायरेक्ट कैप पे जाओगे आप, सीधा कैप। कैप 1 और कैप 2। बहुत कैप कंपटीशन 1 है। कैप 2 आप देख ही रहे होगे यूनाइटेड स्टेट्स में और यहाँ इवन इंडिया में भी जितने भी बड़े बड़े MNCs हैं उनके यहाँ ले ऑफ की स्कीम कितनी चल रही है। बड़े बड़े इंजीनियर, टॉप एग्जीक्यूटिव आर बीइंग ले ऑफ फ्रॉम द कंपनी। बड़े बड़े CEOs को तक निकाल दिया जा रहा है। तो आपकी परफॉर्मेंस। कैप PIP पॉलिसी आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप ले लैंग्वेज में बोलोगे, ले मैन जो होता है उसको बोलेंगे, उस लैंग्वेज में बोलेंगे, तो कैप क्यों बनाया गया है, ताकि हायर सैलरी वालों को भगाया जाए और नए लोगों को भरा जाए कम सैलरी पे। ये एक तरीके से इनडायरेक्टली मैं बताना चाहता हूँ, ये चीजें होती हैं। आप मतलब बहुत ये एक्चुअली आप ये मैं बताता हूँ आपको, ये एक्चुअली अब ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी हो गया है। अगर आप परफॉर्मेंस इनेबल्ड नहीं है और गवर्नमेंट आपको बहुत हाई पे कर रही है या आपको आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत हाई पे कर रही है, अगर उनको ऐसा लगता है कि यार ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन है, क्योंकि हम सेम कैपेबिलिटीज का बंदा कम पैसे में रख सकते हैं बट इस बंदे को तो हमें बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम ही हैज गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन, या लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है एक्चुअल में। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी क्या होता है आज की डेट में, नीति आयोग जो है वो पूछती है आपके डिपार्टमेंट से कि योर डिपार्टमेंट इज सर्विंग विद दीज मच एम्प्लॉइज, इज देयर इज एनी नीड ऑफ दीज एम्प्लॉइज, व्हाट वर्क दे आर डूइंग। हमारे से ये चीज़ पूछी गई थी 3 साल पहले एक्चुअल में कि ये जो इतने ड्रग्स इंस्पेक्टर भरे हुए हैं, आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पूछा गया था कि इतने आपने इंस्पेक्टर भर रखे हैं यहाँ पर, एक्चुअली इनका काम है या नहीं है। तो हमें एक परफॉर्मा दिया गया था नीति आयोग से, और नीति आयोग में उसमें पूरा जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने क्या क्या काम किया है, वी हैव टू फिल एवरीथिंग। तो दे हैव स्क्रूटनाइज एंड दे हैव एवेल्युएटेड कि सच में ये कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं। और हमारे ही से नहीं, ऐसे तरीके से सारे डिपार्टमेंट से पूछा गया था, और जितने डिपार्टमेंट से डाटा उनको जनरेट हुआ, जो मिला उन्हें डाटा, उसको एवेल्युएट करने के बाद उन्होंने काफ़ी सारे ले ऑफ किए थे और बहुत सारे लोगों को पहले रिटायरमेंट दे दिया था। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ भी चल रही हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की सर्टेनिटी है कि आपको अगर प्रोडक्टिविटी अगर आपने अपनी नहीं बढ़ाई है, आपने अपने एप्टीट्यूड को नहीं बढ़ाया, स्किल सेट को नहीं आपने एनहांस किया, तो यू कैन बी ओवर एनी टाइम। या डेफिनेटली। और ऐसे लोग जो हाई पे कंपनी से ले रहे हैं उनको टारगेट किया जाता है इस चीज को लेके, भाई इसकी गलती ढूंढो, इसकी गलती ढूंढो, साले को निकालो। तो ये वही मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको स्किल लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा। तो जैसे मैं सीनियर मेडिकल कोडर था, PIP पे भी गया था, बट वही है, आपको अपना काम को देखना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पुश अलाउड नहीं होता। तो स्टार्टिंग में जब था पुश था भी नहीं, ये बाद में आया था क्योंकि ओवरलोड हो गया था काम, तो स्टार्ट हुआ था ये पुश का क्राइटेरिया। बट PIP पे जाने के बाद फिर लगा कि भाई रिस्की हो गया है, तो काफ़ी मजे में चीज़ें, तो थोड़ा सा फिर सेटल किया, दिमाग को सेट किया, डेली का जो वर्क है पूरा थॉरोली चेक करता था उसको प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से खुद ऑडिट करता था। सेल्फ ऑडिट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ ऑडिट प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को अगर एवेल्युएट नहीं करते हैं, अगर आप अपने आप को एग्जामिन नहीं करते हैं, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, अपने आप जो काम कर रहे हैं आप अगर उस चीज़ को ढंग से एवेल्युएट नहीं करते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा, तो गलतियों के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जब गलतियां हम कर लेते हैं उसके बाद ये सीखना। सेल्फ ऑडिट कैसे होता है? सेल्फ ऑडिट का मतलब पता है क्या है? अगर मैं काम कर रहा हूँ, आपका ऑडिट कर रहा हूँ कुछ, तो आपको लगा कि सब कुछ सही है, लेकिन मैं एरर निकाल दूंगा। तो सेल्फ ऑडिट का मतलब है कि आप काम जो भी करो ना, उसमें मिस्टेक है, ढूंढो तो ही ढूंढ पाओगे। बिल्कुल। अगर ये सोचे करोगे कि सही है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा कभी। अगर हमने कुछ भी रिपोर्ट तैयार की, अगर हम ये सोचते हैं भाई कि हमने ये बनाई है, आप उस चीज को सच में एग्जामिन करना है तो आप उसको ये एग्जामिन करके करो कि ये मैंने नहीं बनाई, भाई किसी और ने बना के मुझे दिए चेक करने के लिए, फिर आप उसमें दुनिया भर की गलतियां निकाल दोगे। निकलेगी, जरूर निकलती है, फिर निकाल दोगे आप। निकलती हैं।
वही जो एरर आती है हमारी, जो जिसकी वजह से पीआईपी में जाते हैं लोग या हाँ। कैप पे जाते हैं, वही एरर हम खुद निकाल लेना। हाँ। तो बच्चे बस यही आपका एक सेविंग का तरीका है, और ये सेविंग का तरीका आपका सिर्फ इसी कोडिंग के उसमें नहीं है, ये सेविंग का तरीका, यही सेम तरीका सब जगह काम करता है। अगर आप कहीं भी आप हैं, अगर आप कोई भी काम करते हैं, आपको वैल्यूएट करना है, तो आप ये सोच के करो कि ये काम किसी और ने आपको करके दिया है और आपको ये सिर्फ देख के वेरीफाई करना है। आप दुनिया भर की गलतियां निकाल दोगे। कॉर्पोरेट में और मेडिकल कोडिंग फील्ड में क्या होता है कि जो यूएस के जितनी भी कंपनीज है ना, इसमें जो ये पूरा प्रोसेस बनाया गया है, इसमें क्या पड़ता है, जो ओवरऑल टर्नओवर रेवेन्यू जनरेट होता है ना, जो हम प्रोवाइडर से मांगते हैं कंपनियां वाले, हाँ। वहां पे इफेक्ट पड़ता है अगर एरर आती है तो। बिल्कुल। वहां पर वो क्या है, प्रोवाइडर पैसे नहीं देते उनको उस चीज के लिए, अप्रूव हो जाती है, तो एरर का बहुत ज्यादा ओवरऑल चेक करके, तो इस वजह से ये पूरी प्रोसेस बना हुआ है। इनका काम है वो सीधे फाइनेंशियल टर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये गलती करेंगे तो आप समझ लीजिए जो इंश्योरेंस कंपनी है और उनका लाइसेंस जो डॉक्टर्स के साथ है, दैट विल बी इम्पैक्टेड। और इस चीज का इम्पैक्ट होना मतलब योर जेन्युइनिटी इज क्वेश्चनेबल, तो वो चीज नहीं होनी है। तो आपको इसलिए वो लोग एरर इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये एक प्राइम फैक्टर है कि जहां आपको गलतियों को दूर रखना तो है। जैसे एक टीम है, हमारी टीम है, तो वहां पर क्या क्राइटेरिया है कि इस टीम का एक इतना परसेंटेज रख दिया गया है एरर का, जैसे कि 98% है हमारी टीम का, 98% से रेड हो जाएगी ये। ओके 98% ओवरऑल, मतलब जितनी भी टीम के लोग हैं सबका मिलाकर 98% है तो ठीक ग्रीन होगी। फिर जिसकी एरर आई है तो वही फिर पीआईपी कैब उसका रखते हैं, फिर इंप्रूवमेंट कराते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम निकाल देंगे किसी को, आपको कंपनी से आपको सिखाया जाता, आपको सब कुछ पता है, बट आपको खुद ही करना पड़ेगा इंप्रूवमेंट। हम कहने वाली बात है कि पीआईपी पे रख दिया या कैब पॉलिसी के दी, काम हमें ही करना है। हमें अपनी, अब ये सोच चलो कि आपको जॉब बचानी है, आप जैसे स्टार्टिंग में अच्छी मेहनत करी थी, आपको वही मेहनत करनी पड़ती है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, तरीके से काम करना पड़ता है। ये नहीं कि सब कुछ मस्ती में चल रहा है तो वहाँ पे हो जाता है बैलेंस, ऐसा नहीं है। और दूसरा है, नहीं होता तो फिर लोग गए भी हैं छोड़ के, ये है एक्चुअली, ऐसा नहीं मतलब गलतियां आपको नहीं करनी है, गलतियां कम से कम करनी है। तो और आपको वही है, देखो आपको इस फील्ड में ग्रोथ करनी है। जब जैसे अब मैं सीनियर मेडिकल कोडर था, फिर मैंने कुछ स्किल्स यूज़ करी, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाया, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करी, काम अलग से करने लगा कुछ, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर इंटरनल होती है टीएल और एसएम, हम एसएमई भी कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एसएमई बोलते हैं। और टीएल होता है, जो टीएल होता है, सेम दोनों चीज़ें हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम दिए गए हैं। टीएल होता है टीम लीड, ठीक है, तो दोनों चीज सेम ही है। तो इसके लिए आपका फिर वही इंटरनल एग्जाम होता है। एसएमई टाइप कुछ है, एसएमई टीएल हूं मैं। देखो कुछ हो गया है, मैंने बोला था ना, बढ़ गया तो ये आपको इम्प्रूवमेंट करके ही आएंगी चीजें। और आप ये सोचोगे कि डेली आ रहे हो, काम कर रहे हो, बैठ के पैसे मिल रहे हैं, तो सैचुरेट हो जाओगे, एक दिन ऐसा नहीं है निकल भी जाओगे। तो आप ये एक चीज को समझ लीजिए कि जिंदगी आसान नहीं है। अब आपको चॉइस ये करना है कि नॉर्मल आपने जो भी ग्रेजुएशन की है, अपने फार्मेसी की है, XYZ कुछ भी किया है, डजेंट मैटर, आपको 15,000 की नौकरी करनी है या आपको ऐसा कुछ करना है। तो यहाँ तक करने के लिए 2012 में एमफार्म किया था, उसके बाद आज 2023 हो चुका है। इतने टाइम के बाद ये इतनी लंबी जर्नी रही है, इसमें बहुत सारे स्ट्रगल हैं, और सारे स्ट्रगल के बाद अगर हम आज कुछ अच्छा अर्न कर रहे हैं, और उसके ऊपर ना बहुत मेहनत लगी है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि अपने एमफार्म कर लिए तो पहले दिन आपको कोई लाख रुपए सैलरी दे देगा, वो जमाने गए। एक टाइम था, लिटरली देयर वाज अ टाइम व्हेन समवन इज डूइंग एमफार्म एंड ही इज गेटिंग सैलरी ऑफ 1 लाख। देयर इज अ टाइम, आई एडमिट दैट। अगर भी किया था इसी वजह से, हाँ, नाइपर से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हमारे ये जामिया से जहाँ से किया है, वहाँ के लोग उस टाइम पर जो मास्टर्स पीएचडी करते थे, उस टाइम पर पीपल आर गेटिंग सैलरीज ऑफ लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज इवन। तो हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है ना। मैं तो स्टोरी मेरी अलग ही है, 14वीं रैंक आके मैं यहाँ झक मारने आया था, तो मतलब लगा था कि देयर इज अ वेरी ब्राइट काइंड ऑफ फ्यूचर, बट there is a saturation which comes in the pharma in India. There is a very huge saturation which comes in India, and just because of this saturation and just because of this number of colleges which get opened and number of students are now getting exposure with this course, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ना बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ गया। और ये जो सैलरी वाला सीन है ना, लोगों को बंधुआ मजदूर टाइप मिल गए। एक्चुअली फार्मा में क्या हो रहा है कि दे पीपल आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट कि आप फार्मेसी हो या नहीं हो, बीएससी वालों को रख लेते हैं काम करने के लिए, बिकॉज दे डोंट नीड टेक्निकल कॉम्पिटेंट पीपल्स, दे जस्ट नीड लेबर्स। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। अच्छी कंपनीज में आज भी वो अच्छे लोगों को रखते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू जॉनसन एंड जॉनसन बीइंग अ फ्रेशर इवन, तो वो आपको 50-60 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं, लेकिन आप वहाँ घुस पाओगे तभी जब आप टॉप कॉलेज से पढ़े हुए हो, एकदम आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, नाइपर के आप बहुत अच्छे क्वालिफाइड हो, BHU क्वालिफाइड हो,
तो आप इतनी अच्छी कंपनीज में एज अ फ्रेशर लग जाओगे अगर वहाँ ओपनिंग है। लेकिन एज ऑफ नाउ उनकी ओपनिंग्स ही नहीं होती हैं, बहुत रेयर ओपनिंग्स आती हैं, और ओपनिंग्स भी जो आती हैं वो किसी ना किसी के थ्रू भर जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। तो ऐसा कुछ करने के लिए आपने अपनी फील्ड से हटके एकदम अलग कुछ एक चीज़ चूज़ करी, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन चीज़ों को ढूंढते रहना चाहिए। तो मेडिकल कोडिंग जैसा इसने बहुत डेप्थ में घुसा, सब कुछ ढूंढा, और आज एक बहुत अच्छा मतलब उसने इसमें एक्सपोजर लिया, सीखा काफ़ी कुछ, काफ़ी चीज़ें लर्न करी, उसके बाद आज भूपेश यहाँ पर है। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और जैसा आप सभी के डाउट्स थे कि हमें मेडिकल कोडिंग के बारे में समझना है, सीखना है, बताइए हमें क्या होता है, तो आई गेस इस वीडियो के सहारे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, मैं काफ़ी सारी चीज़ों में क्लैरिटी आ गई होगी। बट स्टिल मैं ये बोल रहा हूँ, अगर अभी भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कीजिए। जो भी डाउट्स रहेंगे, मुझे अगर डाउट्स जो भी आप यहाँ लिखते हैं, अगर वो मुझे जेन्युइन डाउट्स लगे, तो मैं ऐसा नहीं है कि बाद में हम नई सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा वील गेट अनदर सेशन विद ऑल योर डाउट्स। जो भी डाउट्स रहेंगे हम सारे डाउट्स लिख कर यहाँ पर उन डाउट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आपके फर्दर जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट कीजिए, हम फर्दर डिस्कस करेंगे और आपको एक और अच्छे से इल्यूसिडेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने कैरियर को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकें। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, मोटिवेशन छोड़ना नहीं है, मेहनत करते रहना है। जिंदगी में आपको मुकाम हासिल होगा, बस मेहनत करते रहना है। या डेफिनेटली। और दूसरा, जैसे मैंने बताया था आपको, सीपीसी जरूरी नहीं है मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, बी फार्म या कुछ भी होना चाहिए, बीए वाला भी कर सकते हैं, बीकॉम वाले कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा आपको बाद में लैक होगा। हाँ। उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक मेहनत करनी पड़ेगी आगे फ्यूचर में। बिल्कुल। तो मेडिकल वालों के लिए इसलिए बेनिफिट होता है ये मेडिकल कोडिंग फील्ड। तो इसलिए हम फार्मेसी से हैं, तो हमें ह्यूमन दूसरा, एनाटॉमी की मेरी फील्ड में जैसे फार्मेसी से भी हैं, बीडीएस वाले भी लोग भी हैं, बीपीटी वाले भी हैं, सारे बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम के अंदर। तो डिफरेंट फील्ड के, मेडिकल फील्ड के सारे एक्सपोजर बहुत ह्यूज है वहां पर। क्योंकि आपको पता है कि अब जैसे बताया फार्मेसी का होता है कि फार्मेसी में ही ऐसा हो चुका है, ये सब फील्ड में सब में हो चुका है। आप बीपीटी, बीडीएस, आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, आप इंजीनियर को भी 10-15 हज़ार 12,000 रुपए सैलरी ऑफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्या है, बट एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको प्रैक्टिकली, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने काफी डिस्कस किया था आपके साथ, कि अगर मुझसे पूछा जाए कि इंजीनियरिंग करनी है या फार्मेसी करनी है, मैं बाइस्ड नहीं होऊंगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा भाई मैं एक बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर हूं। मैं जिस जॉब को आज की डेट में करता हूं, फार्मा, जो बच्चा एडमिशन लेता है वो सपना देखता है इस चीज का कि मुझे ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना है। मेरे को तो बोनस मिला है कि मैं ड्रग्स इंस्पेक्टर के साथ मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर भी हूं। तो इस जॉब के लिए लोग ड्रीम करते हैं। मैं बाइस नहीं होऊंगा कि मैं आज अपने प्रोफेशन की तारीफ करने लग जाऊं, नहीं भाई बहुत अच्छा है, मजेदार है। अगर स्टिल आज भी अगर बोलो कि बीटेक करना ज्यादा अच्छा है या बी फार्म करना, मैं आंख बंद के बीटेक करना ज्यादा अच्छा है। बिकॉज आपके पास फार्मेसी करने के बाद 2 ही 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं या आप यहां आ सकते हैं। लेकिन आप अगर बीटेक करते हैं, आपके पास एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी बोला था, आप आईएएस भी बन सकते हैं, वहां आपके सब्जेक्ट्स हैं कुछ, आप आईईएस बन सकते हैं। इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां इंजीनियरिंग का डिमांड होता है, और सबसे ज्यादा डिमांड जो इंजीनियर्स की रहती है वो आपके सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन तीनों की मैसिव डिमांड रहती है। अगर इन 3 स्ट्रीम से आप हैं तो आपके पास ऑल ओवर इंडिया दुनिया भर की वैकेंसीज हैं, दुनिया भर के डिपार्टमेंट्स में। दिल्ली मेट्रो बहुत अच्छा सैलरी ऑफर करती है, दूरदर्शन आपका अंधा पैसा ऑफर करती है। देयर आर नंबर ऑफ पीएसयूज, दे आर ऑफरिंग वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी, और हर स्टेट का अपना, जैसे आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, हर अपनी सिटी का एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इतने डिपार्टमेंट है, मैं नाम नहीं ले सकता। दे ऑल हैव पोस्ट ऑफ इंजीनियर्स एंड दे आर ऑफरिंग वेरी गुड सैलरी। एक असिस्टेंट इंजीनियर का 5400 का ग्रेड पे होता है। आप जेई भी बनते हैं तो 4600 का ग्रेड पे होता है। बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो मैं इस चीज से बिल्कुल बायस नहीं हूँ कि इंजीनियरिंग करना अच्छा है या आपकी फार्मेसी करना अच्छा है, जो है सो है। दूसरा वो ये कि हमें, भूपेश के फादर इंजीनियर थे, मेरे फादर एक्सचेंज थे डीडीए के अंदर। तो आपको पहले गोल, इसलिए शुरू में लग रहा था पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। तो गोल आपको सेटअप करना ही पड़ेगा इनिशियली। बिल्कुल। ये जैसे होता है ना कि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर होता है 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद सोचेंगे कि क्या करना है, वहाँ बहुत टाइम खत्म हो चुका है, तब खत्म हो जाता है। एक्चुअली ये सब चीजें बच्चों को ना स्कूल से ही बता देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता पढ़ना ही चाहिए, मैं नहीं मानता इस बात को। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स में घुसाओ। बिल्कुल। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, स्पोर्ट्स में घुसाओ। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, इवन बिकमिंग है ना आईएएस ऑफिसर और गैजेटेड ऑफिसर, आप कुछ घंटा नहीं बड़ा उखाड़ रहे हो। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो स्पोर्ट्स में घुसाओ उसे। नेशनल लेवल खिलाओ, इंटरनेशनल खिलाओ, एशियन गेम्स खिलाओ, ओलंपिक्स खिलाओ।
अफसर तो उसे ऐसे ही बन जाना है, सरकारी बना देगी अफसर और करोड़ों रुपया दे देगी साथ में। तो अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स में डालो, अच्छा आपका बच्चा डांस में अच्छा है उसको डांस में डालो, आपका बच्चा जिसमें अच्छा है उसमें डालो। पढ़ने के लिए उसे जिद ना करो, जिद मत करो, क्योंकि पढ़ाई आपको ऐसा नहीं है कि बहुत अचीवमेंट दिला देगी। बेसिक पढ़ाई आनी चाहिए उसको, बेसिक पढ़ाई आनी चाहिए, बेसिक ग्रेजुएशन कर ले, जो मना है वो कर ले। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी एक अदर देन स्टडीज, आपका वो बच्चा अगर उस चीज में आपका मोटिवेटेड है, हाईली एस्पायर्ड है, आप उस बच्चे को वहां डालो। चेस खेलता है उसे चेस खिलाओ, नेशनल लेवल पे चेस खिलाओ, डोमेस्टिक मतलब आप पहले स्टेट लेवल पे खिलाओ, फिर आप नेशनल लेवल पे खिलाओ। बहुत बड़ा बड़ा खेल कर रहे हैं ये लोग। तो अपने बच्चे को वहां डालने की कोशिश करो जिस चीज में बच्चा अच्छा है। पढ़ाई सब कुछ नहीं है, और आप हताश मत हो, मेहनत करते रहो बस। नहीं, सही बात है कि हमें ये चीज़ सही कह रहे हो कि हमें हताश नहीं होना। दूसरा ये कि हमें ये नहीं सोचना कि हमें एक फील्ड में बंद के रहना चाहिए। बिल्कुल, आपके जो फ्यूचर ऐसा है कि एआई का जमाना आने लग गया। अरे भैया एआई के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। तो एक हमें फील्ड देखनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग सेक्टर इतना इवॉल्व होने वाला है कि एआई ने ऐसा काम कर दिया है कि आप ये समझ लीजिए लोगों की नौकरियां खाने वाला है वो। हाँ बिल्कुल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप कमांड तो वो साला सब कुछ लिख देता है। आप बेसिक आप ग्रेजुएशन करो जिसको जो फील्ड में करना है, उसके बाद जरूर सोचो कुछ अलग करने के लिए। बिल्कुल, स्टिक मत रहो कि वहां पे ही करना है, हाँ। उसी में जाना है। बट आप सोचते रहो बहुत सारी फील्ड है, इतनी फील्ड आ चुकी है ना हमारे पैसा कमाने के लिए बोलूं बिल्कुल। आपको, बहुत फील्ड है। बट आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए उस सही चीज बात के है। लिए, और क्या कहते हैं उसको, लगन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कुछ अगर करना चाहते हो ना अंदर से कि कुछ करना है तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं ना कोशिश करता हूँ अब इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। काफी बड़ा वीडियो शायद हो गया है, तो मैं आई गेस आपसे पूछना चाहूंगा। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपके डाउट्स हैं वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। फार्मेसी से रिलेटेड या नॉन फार्मेसी से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको नए कैरियर अपॉर्चुनिटी की तलाश है, कुछ अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटी की तलाश है, ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है इस बारे में उनको नहीं पता हो, शायद उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी। क्योंकि नॉलेज शेयर करना आज की डेट में सबसे बड़ा विजडम है। अगर आप ये करोगे तो आप सच में कुछ अच्छा पुण्य कमा लोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। मुझे भी एक टाइम पर नहीं थी, लेकिन अब मैं नए नए लोगों से मिलता हूं तो काफ़ी चीज़ें नई नई सीखने को मिलती हैं। आपका भी दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप ये मैसेज हर उस बंदे के पास पहुंचाएं जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। और आखिरी एक बात और मैं इसके वीडियो के सारे कहना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये कहते हैं सर आप फ्रीक्वेंट वीडियोस डाला कीजिए, आपके लिए अच्छा है, आप पैसा कमाएंगे ये वो। मैं आपको इस चीज़ का डाउट अभी क्लियर कर देता हूँ। विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास काफ़ी कुछ है, मुझे पैसा नहीं कमाना है ये यूट्यूब के माध्यम से। मेरा चैनल पर मोनेटाइजेशन के लिए काफ़ी पहले मैसेज आ चुका था, पर मैंने अपना चैनल मोनेटाइज नहीं किया है। मुझे एज ऑफ नाउ इस यूट्यूब के पैसे की ज़रूरत नहीं है और वो मुझे अभी करना भी नहीं है। बट हाँ, कभी ऐसा हुआ कि मैंने चैनल मोनेटाइज किया, कभी भी किया, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और ये जो मोनेटाइज कभी भी ये चैनल करूंगा मैं, तो ये मोनेटाइजेशन का पैसा मैं कभी अपने लिए एक रुपया नहीं यूज़ करने वाला हूँ। ये सारे मोनेटाइजेशन का पैसा मैं पब्लिक वेलफेयर में ही यूज़ करूंगा, और जब करूंगा मैं आपको बता के करूंगा। ओके, तो इस वीडियो के साथ अब हम खत्म करते हैं इस चीज़ को। आई होप यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मिलते हैं एकदम नए वीडियो के साथ। जय हिंद। एक बार लास्ट में बताता हूँ, आप गूगल पे सर्च करेंगे AAPC, वहाँ टाइप करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, APC की साइट आ जाएगी पहली। तो उस पर आप जब क्लिक करोगे वहाँ पे अलग अलग वो होंगे, CPC, COC, CIC, अलग अलग एग्जाम होंगे। तो आपको CPC पे क्लिक करना है, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन सिलेबस के बारे में, फीस के स्ट्रक्चर के बारे में सब आपको नॉलेज हो जाएगी। AAPC गूगल पे सर्च करेंगे। ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो देखो इन्होंने सबसे आखिरी में दी है, पर मैं इस चीज़ को सबसे पहले डाल दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।